बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है मेरी तकदीर हो तुम और इसकी राइटर है उज़्मा सिद्दीक। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। हमारी शर्तें वफ़ा यही है, वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे। हमारा मिलना है ऐसा मिलना, मिला करोगे मिला करेंगे। ये पूछना क्या कि ख़त लिखोगे, पूछने की नहीं ज़रूरत, तुम्हारी मर्ज़ी पर मुनहसिर है। लिखा करोगे लिखा करेंगे। कराची यूनिवर्सिटी के MIBM डिपार्टमेंट में इन 3 नफूस के अलावा इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट सेमेस्टर के बाद छुट्टियों पर थे और जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे थे वो भी कम होते जा रहे थे। दारेन, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। पापा ने हमारी शादी के लिए यही शर्त रखी है कि मैं लंदन जाकर हायर स्टडी करूं, वरना तुम तो पापा को जानते ही हो, वो तो वैसे भी तैयार नहीं थे। अब अगर मैं जाने से मना करती हूँ तो तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग कर दिए जाएंगे। सजाता, जो काफ़ी देर से इन दोनों की तकरीर सुन रही थी, सबीन के एक अदा से बाल झटक आंखें पटपटाने पर जलकर रह गई। हूँ, मजबूरी तो यूं बयान कर रही है जैसे सास पुश्तों पर एहसान कर रही हो। हाँ भाई, होते होंगे अमीर लोगों के अमीर नखरे, एक मैं हूँ। अम्मा से बोल बोल कर थक गई कि इस काले के अलावा जहाँ शादी करोगी आंख बंद करके कर लूँगी। और एक ये है, अपनी शादी कैंसिल करके लंदन जा रही है, और शादी भी कोई अरेंज नहीं, लव मैरिज, और वो भी इतने खूबसूरत और काबिल इंसान के साथ। सब कहते हैं अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जैसे इस जमाल को कालक दिल खोल कर दी है, और ऊपर से सुरमे की पूरी डिबिया रोज़ आंखों में उंडेल कर मज़ीद काला हो जाता है। और नाम तो देखो ज़रा, जमाल, हाँ, जो इसको दूर से आवाज़ देकर भी नहीं गुजरा। सबीन की नीरी बनावट अब सुजाता से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। लहजा वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाकर अपना गुस्सा और जलन कम कर रही थी। मुझे तुम्हारी पढ़ाई पर कोई एतराज़ नहीं है, तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। मुझे एतराज़ है तो तुम्हारी शादी कैंसिल करने पर। तुम जानती हो कि कार्ड बढ़ चुके हैं और तुम्हारी तरफ का मुझे नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तमाम तैयारी मुकम्मल है। और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे पापा की इतनी फजील जिद को मान लूँ। वो पहले भी तो बता सकते थे, पहले भी ये शर्त रख सकते थे, मगर उन्होंने ऐन वक्त पर यह शर्त रख कर ये साबित कर दिया है कि वो हमारी शादी करना ही नहीं चाहते। वरना कौन बाप है जो अपनी बेटी की शादी बिला किसी वजह के कैंसिल करने की बात करे। दारैन, जो काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था, फट पड़ा था। दारैन, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। आई नो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मैं यहाँ एक फ़ैसला करके आई हूँ। दारैन, जो परेशानी से अपने सर को आहिस्ता आहिस्ता नफ़ी में हिला रहा था, सबीन की बांध पर चौंक कर उसे देखने लगा। क्या मतलब, क्या फ़ैसला करके आई हो? दारैन ने उलझन से देखते हुए पूछा। पहले मुझसे प्रॉमिस करो तुम मेरी बात बहुत सब्र व तहम्मुल से सुनोगे, तो तब ही मैं बताऊंगी। सबीन ने एक अदा से बाल झटकते हुए कहा। दारैन कुछ देर तो उसे बगौर देखता रहा, फिर कुछ सोचकर सर से इशारा करके एक नज़र कुछ दूर बैठी बबल चबाती सजाता को देखा, जो बगौर इन दोनों को ही सुन रही थी, मगर उसकी नज़रें पूरे डिपार्टमेंट का तवाफ़ कर रही थी। सबीन के लिए ये बात करना थोड़ा सा मुश्किल थी, मगर दारैन की नज़रों के ताक़ुब में सजाता को देखते हुए उसकी हिम्मत बन गई। दारैन, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मगर इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि तुम सुजाता से शादी कर लो। सबीन के अल्फाज थे या कोई बम जो सीधा दारैन के सर के पास फटा था, और वह बैठे से खड़ा हो गया। व्हाट, ये क्या बकवास है? तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? अगर मुझे किसी और से शादी करना होती तो मैं बहुत पहले कर चुका होता, तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता। वो गुस्से से फिनकारता हुआ पैंट की जेबों में हाथ डालकर परेशानी से इधर उधर टहलने लगा। तुमने अभी वादा किया है, तुम तसल्ली से मेरी बात सुनोगे। सबीन ने उसके गुस्सा होने पर उसे याद दहानी कराई। सबीन अली, आपको शायद मालूम नहीं कि आप क्या कह रही हैं। दारैन ने हनूज गुस्से से घूरते हुए उंगली उठाकर उसे याद दहानी कराई। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, मगर तुम ना तो मेरी पूरी बात सुन रहे हो और ना ही समझ रहे हो। सबीन ने आंखें पटपटाकर लाचार और मासूम बनने की पूरी कोशिश की, जबकि कुछ दूर बज़ाहिर लापरवाह बैठी सुजाता दारैन मुस्तफ़ा को यूं गुस्से में देखकर दिल में जलतू जलालतू का विर्द करने लगी थी। कहो जो कहना है और जो समझाना है, दारैन ने एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए कहा। देखो दानी, रिलैक्स होकर बात सुनो। बात यह है कि वो दानी के एक टक गुस्से से देखने पर थोड़ा सा घबराई, मगर फिर हिम्मत करके अल्फाज तरतीब देने लगी। सुजाता को तुम जानते हो, मेरी दोस्त की हैसियत से तो जानते ही हो, ये एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना इसका जुनून है, साथ ही अपने घर के हालात से भी खाइफ रहती है, इसलिए पढ़कर जॉब करना चाहती है ताकि इसके घर के हालात कुछ बेहतर हो जाए। मगर मसला ये है, इसकी अम्मा इसके खालाजाद भाई जमाल से इसकी शादी करना चाहती है, जो अनपढ़ और बिल्कुल जाहिल है।
सुजाता इसको नापसंद करती है, पर इसकी अम्मा की एक ही ज़िद है कि वो सुजाता को उसके साथ ही रुखसत करेंगी। बकौल उनके इस गरीब खाने पर कौन रिश्ता लाएगा। इस वक्त उन्हें अपना भांजा भी बहुत सी नेकियों का सिला लग रहा है, और सुजाता ऐसा नहीं समझती, बल्कि वो कहती है इसे बहुत जल्द ही कोई बेहतरीन इंसान मिलेगा। पर उसकी अम्मा उसे इतनी मेहनत देने को तैयार नहीं है। वो जल्द अज जल्द उसकी शादी करना चाहती हैं। दारियान, जो काफ़ी देर सब्र से उसकी बात सुन रहा था, उसे टोक गया। इस पूरे किस्से में मेरा क्या अमल दखल है? ये इसका अपना मसला है। सबीन ने एक बार फिर उसे खामोश रहने का इशारा किया। तुम्हारा अमल दखल इस किस्से में यह है कि अगर तुम सुजाता से पेपर मैरिज कर लो तो एक तरफ वो आसानी से पढ़ सकती है, साथ इस जमाल से भी उसकी जान छूट जाएगी और इसकी अम्मा की फ़िक्र भी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी तरफ तुम्हारी शादी भी इसी डेट पर होगी जिस पर फिक्स हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि लड़की सुजाता होगी और ये शादी भी सिर्फ एक कमिटमेंट हो गई, हकीकत नहीं। मैंने सुजाता से बात कर ली है, वो इस शादी पर राज़ी है, क्योंकि इस तरह वो भी आसानी से अपना मुस्तकबिल बना सकती है। पर मेरे वापस आने पर वो अपने रास्ते पर हो लेगी और हम अपनी मंजिल की तरफ। वो आंखें फाड़े सबीन को यूँ देख रहा था जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। जिस काम को इतना आसान समझ रही थी वो इतना आसान नहीं था। आई एम सॉरी, मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता। दारियान के एक झटके से उठने पर वो भी गुस्से में आ गई। दानी, ये सोच लो कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और ना ही दोबारा कोई सुजाता मिलेगी तुम्हें जो आसानी मान जाए, और शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। दारियान आगे कदम बढ़ाते हुए उसकी एक आखिरी बात पर एकदम पलटा और धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया। कुछ देर खामोशी से उसके एक एक नक्श को बगौर देखता रहा, फिर ठंडी सांस भरकर उस बात में गर्दन हिला दी। दानी, यू आर ग्रेट, तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माई लव। सबीन खुशी के मारे उसके सीने से लगी, हंसने लगी। सुजाता सबीन की इस बेबाकी पर एकदम उन दोनों की तरफ से रुख मोड़ कर लाहौल पड़ने लगी। मुस्तफ़ा साहब की 3 औलादें थीं। बड़ा बेटा दाऊद, जो बिज़नेस में उनका हाथ बिटा रहा था, और दूसरा बेटा दानिश, जो डॉक्टर था और अपना हॉस्पिटल चला रहा था। आखिर में सबसे छोटा बेटा दारेन, जो कराची यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा था। दाऊद और दानिश शादीशुदा थे। दाऊद का एक बेटा अली और बेटी माहा थी, जबकि दानिश का फ़िलहाल कोई औलाद नहीं। मुस्तफ़ा साहब के वालिद की डेथ हो चुकी थी, जबकि उनकी वालदा उनके साथ ही रहती थी। अपने तमाम पोतों की अजीज़ तरीन हस्ती थी। उनका घराना एक खुशहाल और मुअज़्ज़ज़ घराना था, जो माशरे में एक मोतबर मकाम रखता था। अली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और मुस्तफ़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का हमेशा से बिज़नेस में मुकाबला रहा था। अली ग्रुप के मालिक अली साहब की एक ही बेटी थी, सबीन, जो मुस्तफ़ा ग्रुप के मालिक मुस्तफ़ा साहब के सबसे छोटे बेटे दारिन की क्लास फेलो थी और उससे शादी की ख्वाहिशमंद भी। मगर जब अली साहब को इसकी ख्वाहिश का मालूम हुआ तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया, मगर फिर इकलौती बेटी की भूख हड़ताल पर हथियार डाल दिए। मगर दिल से वो अभी भी किसी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म करने के चक्कर में ही थे, और आखिरी हरबे के तौर पर उन्होंने ऐन शादी से 15 दिन पहले सबीन की हायर स्टडी की शर्त रख दी थी। और अब सूरत हाल उनकी हस्बे तवक्का थी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा साहब, जो अली साहब की धोखेबाज फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, उनकी हर तरह की चाल के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, क्योंकि ये उनकी मजबूरी थी। सबसे लाडले बेटे की पसंद और उसकी ज़िद का उन्हें अच्छी तरह इल्म था। वो अपनी पसंद के मामले में बहुत नज़ाकत पसंद और इंतहा पसंद था, हर हाल में अपनी पसंद को हासिल करने वाला। सबीन के मामले में भी वो इंतहा पसंद हो गया था और हर हाल में उसे हासिल करना चाहता था। सुजाता की अम्मा इतने अमीर और ख़ूबसूरत लड़के के रिश्ते पर फूले न समा रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि उन्हें कहाँ बिठाएं और क्या खातिर करें, जबकि दारिन की अम्मी कुछ परेशान और खफासी इनके 2 कमरों के अंधेरे से घर को देखे जा रही थी। एक तो अचानक दारिन की ज़िद ने परेशान कर दिया, दूसरा ऐसी फैमिली में रिश्ता करना एक अलग मसला था। लोगों के सवालों के लिए वो अभी से खुद को तैयार कर रही थी, मगर खुद मुतमिन नहीं थी, तो भला दूसरों को कैसे मुतमिन करती, उनकी तो समझ में नहीं आ रहा था। दारियान ने अचानक सबीन से इनकार करके इस गरीब लड़की से शादी की ज़िद क्यों की, जबकि उस लड़की में ऐसी कोई ख़ास खूबी भी नहीं थी, सिवाय इसकी लाइट ब्राउन चमकती हुई आंखें और मुस्कुराहट के। दानी, एक बार फिर सोच लो बेटा, यूँ ज़िंदगी भर के रिश्ते नहीं जोड़े जाते बिना किसी जान पहचान और रिश्तेदारी के। तुम अभी बच्चे हो, इन नज़ाकतों को नहीं समझ रहे। सुजाता की माँ के कमरे से निकलते ही उन्होंने एक बार फिर दारियान को समझाना चाहा, मगर वहाँ मुसलसल खामोशी देखकर वो भी खामोश हो गई। वापसी में वो लोग शादी की तारीख लेकर ही उठे थे, जबकि सुजाता के वालिद को इतनी जल्दी शादी पर एतराज़ था, मगर सुजाता के इसरार पर उन्होंने तारीख दे दी, क्योंकि वो ये भी जानते थे सुजाता की ख्वाहिशात क्या हैं, इसलिए वो इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते थे। अम्मी प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखें, मैं जो कुछ कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। अगर आप सब इस तरह नाराज़ रहेंगे तो भला मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। मम्मी ने आते ही दादी माँ को लड़की वालों के हालात बताकर दारिन से नाराज़गी का ऐलान कर दिया था, जबकि दादी माँ लाडले पोते की बात पर पूरी तरह से मुतमिन और खुश नज़र आ रही थी। उन्हें अपनी तरबियत और अपने खून पर पूरा भरोसा था। दारिन माँ की नाराज़गी से सख्त परेशान था
اور انہیں منانے کے لیے ہر بار آزما کر دیکھ چکا تھا۔ اسی کوشش میں شادی کا دن نہ پہنچا۔ نکاح کے وقت دارین کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر ان کو ترس آ گیا اور آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی رضامندی دے دی۔ دارین بھی شاید ان کی رضامندی کا ہی منتظر تھا۔ ان کا اشارہ ملتے ہی فوراً نکاح نامے پر دستخط کر دیے، ساتھ ہی مبارک سلامت کا شور اٹھ گیا۔ دارین ماں کے گلے سے لگا معافی مانگ رہا تھا اور اتنے دنوں تک ناراض ہونے پر بیٹے کو سینے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ ممی اب بس بھی کریں ورنہ ہم بھی رو دیں گے، داؤد نے ماما کو آنکھ مارتے ہوئے ممی کو دھمکی دی۔ ارے بھائی، رخصتی دلہن کی ہو رہی ہے، دلہے کی نہیں، جو تم سب رونے پر تلے ہو۔ چلو بہو، اب اندر جا کر کچھ رخصتی کی تیاری کریں، بہت رات ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ صاحب نے ماحول کی کثافت اور افسردگی کو دور کرنے کے لیے جلدی جلدی کا شور مچا دیا۔ گھر پہنچتے ہوئے بھی رات کے 2 بج چکے تھے اور دادی ماں مختلف رسموں کے لیے دلہا اور دلہن کو گھیرے کھڑی تھی۔ دارین کا تھکن اور خوف سے برا حال تھا، مگر سب کے سامنے فریش نظر آنے کے لیے بھابھیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھا اور ان کے جملوں کا پوری طرح سے جواب دے رہا تھا۔ آخرکار منہ دکھائی کی رسم ہوئی تو اسے اندر جانے کی اجازت ملی۔ سجاتا خود کو آئینے میں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ سب کے جانے کے بعد وہ کپڑے چینج کرنے کے خیال سے اٹھی، مگر آئینے میں اپنی ایک جھلک دیکھ کر جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ یہ میں ہوں سجاتا رحمان، سجاتا دارین بن کر اتنی حسین بن گئی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں خود سے ہم کلام آنکھیں جھپک جھپک کر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آیا یہ اسی کا عکس ہے، آئینے میں یا دھوکہ ہے۔ ابھی وہ صحیح سے یقین بھی نہ کر پائی تھی کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر تیزی سے پلٹی۔ دارین نے جو ہی نظریں اٹھائی تو ساکت رہ گیا اور اس پر سے نگاہ ہٹانا بھول گیا۔ سجاتا نے جو اسے یکٹک دیکھتا پایا تو جلدی سے وارڈروب کی جانب بڑھی تاکہ اس کی نظروں کی محویت ٹوٹے، مگر اس کے وجود کے ساتھ ساتھ دارین کی نظریں بھی محو سفر تھیں۔ اتنا مکمل حسن اور اتنی مشرقی سی دلہن، ڈری سہمی سی معصومیت کی تصویر اس نے بھلا پہلے کب دیکھی تھی؟ تیکھے نین نقش غزالی سی آنکھیں جن میں حیرت کا واضح تاثر تھا، اب کپ کپاتے قدم وہ ایک خواب کی کیفیت میں اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب پہنچتا، وہ چھپاک سے ڈریسنگ روم میں گھس گئی اور دروازہ بند کر کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اوف، یہ دارین کو کیا ہو گیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، مگر جب 1 گھنٹے بعد سادے سے پنک کاٹن کے سوٹ میں دوپٹہ سر پر جمائے باہر نکلی تو دارین کو سوتا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بنا ہٹ کے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صوفے تک آئی اور ایک بار پھر دارین پر نظر ڈال کر خود کو مطمئن کیا اور صوفے پر دراز ہو گئی، ساتھ ہی دوپٹہ پھیلا کر پیر سے سر تک اوڑھ لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بے خبر ہو گئی۔ دارین نیموا آنکھوں سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ خود تو بے خبر سو گئی تھی، مگر دارین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بیڈ پر ادھر سے ادھر کروٹیں بدلتے جانے کا وہ بھی بے خبر ہو گیا اور ساری بے چینی کہیں دور رہ گئی تھی۔ ولیمہ 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا تھا جس میں شہر کے بڑے بڑے بزنس مینز کو مدعو کیا گیا تھا۔ سجاتا اتنے وی آئی پی قسم کے ارینجمنٹس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی ایسی شادی نہیں تھی۔ پھر سب گھر والوں کا برتاؤ بھی اس کے ساتھ بہت محبت بھرا تھا، خاص کر اس کے سسر اور دادی ماں اس سے بہت خوش تھے اور باقی سب بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے۔ اس قدر توجہ پر بکھلائی جا رہی تھی اور ان سوچوں میں اس قدر غلطہ تھی کہ اسے دارین کی آمد کا بھی احساس نہیں ہوا۔ وہ جو کی تو بیٹھی رہی۔ آر یو آل رائٹ؟ دارین نے اسے یوں نگاہ ٹکا کر بیٹھے دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ سجاتا نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ کوئی پرابلم ہے؟ دارین نے اسے ہنوز گمسم دیکھ کر دوبارہ پوچھا، مگر وہ کوئی جواب دینے کی بجائے دارین کی طرف سے ذرا سا رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ دارین نے اس کی اس حرکت پر ایک لمحے کو خاموش رہ گیا، پھر جتنی دیر اس کے ساتھ بیٹھا خاموش ہی رہا۔ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ سجاتا کے گھر والوں کے آتے ہی وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ گیا تھا تاکہ سجاتا کھل کر اپنے گھر والوں سے بات کر سکے۔ وہ مسلسل اسے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا، کہیں بھی جاتا نظریں بار بار پلٹ کر سجاتا کی طرف ہی اٹھتیں۔ جمال بھی سجاتا کے والدین کے ساتھ آیا تھا اور منہ بنا کر ایک جگہ بیٹھ گیا تھا۔ سجاتا اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ دارین ایک یکٹک اسے دیکھے گیا جس پر اس کی بھابھیوں اور بھائیوں نے اس کا خوب ریکارڈ لگایا تھا، مگر وہ ٹھیک طرح سے ان کو جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ تو خود اپنی حالت پر فکر مند تھا۔ شادی کے دن سے وہ مسلسل اسے ہی سوچے جا رہا تھا، جبکہ اس وقفے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ اور سبین جو اس کی محبت تھی، جس کو پانے کے لیے اس نے سجاتا کو اپنایا تھا، اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس کا خیال، اس کی یاد، اس کی بات اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں بار بار سبین کو لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ناکام تھا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا سجاتا کا کھویا کھویا انداز، اس کی حیرت زدہ آنکھیں روشن ہو جاتی اور سبین کا خیال دور کہیں تاریکی میں کھو جاتا۔ آج بھی وہ بے خبر سو گئی تھی۔ ہوٹل سے گھر تک آتے ہوئے بھی دونوں اپنی کار میں علیحدہ تھے، مگر اس کے باوجود وہ ہنوز خاموش تھی۔
سب نے سجاتا کی خاموشی کو اس کی سرشرم سمجھتے ہوئے ان دونوں کو اکیلے ہی گھر بھیج دیا تھا تاکہ سجاتا اور دارین آرام سے ایک دوسرے سے بات کر سکے، مگر وہ پورے راستے آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھی رہی، جبکہ دارین وقفے وقفے سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زبان کی طرح اس کا چہرہ بھی خاموش سپاٹ تھا۔ کوئی رنگ، کوئی احساس نہیں تھا، ایک سکون تھا، ایک خاموشی تھی۔ وہ مسلسل سوچوں میں گم اس کے چہرے پر نگاہیں لگائے بیٹھا تھا، اس کے ایک ایک نقش ذہن نشین کر رہا تھا۔ وہ وجہ کھوج رہا تھا جو اسے ڈسٹرب کر گئی تھی، مگر کچھ بھی تو منفرد نہیں تھا، کچھ بھی تو بہت انوکھا، بہت مختلف نہیں تھا، بلکہ وہ تو شاید حسین لوگوں میں بھی شمار نہیں ہوتی تھی، اور سبین کی خوبصورتی کی تو پاسنگ بھی نہیں تھی۔ سبین کی خوبصورتی اور نزاکت ہی تو تھی جو اسے متاثر کر گئی تھی، مگر اب کیا تھا جو وہ 2 دن میں ہی سبین کو بھول گیا تھا؟ اس کی محبت ایک خواب لگ رہی تھی، اور سجاتا ایک حسین حقیقت جسے وہ پورے احساسات کے ساتھ محسوس کر رہا تھا، سمجھنا چاہ رہا تھا، مگر سب سامنے ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ اوجھل تھا۔ رات بھر سوچتے رہنے کی وجہ سے صبح دیر سے آنکھ کھلی، مگر صوفے پر نظر پڑی تو وہ خالی دیکھ کر وہ ایک ہی جست میں ہی کھڑا ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، کمرہ اس کے وجود سے خالی تھا، شاید نیچے ہوگی۔ وہ خود ہی قیاس کرتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ 15 منٹ کے بعد فریش ہو کر نیچے آیا تو وہ دادی ماں کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی دکھائی دی، اسکائی بلو کلر کی ساڑی میں، لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی جو ڈھلک کر آگے آ گئی تھی۔ دادی کی کسی بات پر مسکراتی ہوئی، بہت پرسکون اور مطمئن۔ السلام علیکم۔ اس کے باآواز بلند سلام کرنے پر بس ایک پل کو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر مصروف ہوئے گفتگو ہو گئی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو۔ دادی نے اسے قریب بٹھا کر بلائی لی۔ بہو چلو اب ناشتہ لگوا لو، میرا بیٹا اٹھ گیا ہے، رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دادی نے محبت سے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے عائشہ بھابی کو حکم دیا، جو شاید پہلے بھی ناشتے کا پوچھ چکی تھی۔ ناشتہ خوشگوار ماحول میں کیا گیا، اتوار کا دن تھا، اس لیے سبھی فارغ تھے۔ اور بیٹا اب کیا ارادے ہیں؟ کہو تو سوئٹزرلینڈ کے لیے تم دونوں کی سیٹیں کنفرم کروا دوں۔ سجاتا نے چونک کر دارین کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پاپا فی الحال تو رہنے دیں، کیونکہ 1 مہینے کے بعد میرے سیمسٹر ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ دارین نے آسانی سے بات سمجھائی، جس پر سبھی راضی تھے سوائے دادی کے، مگر دارین نے پاپا سے سفارش کروا کر انہیں بھی راضی کر لیا تھا۔ دارین جو کار کی چابی اٹھا کر باہر جانے کے ارادے سے نکل رہا تھا، سجاتا کی آواز پر فوراً سیڑھیوں کے بھل اس کی سمت گھوما۔ تھینک یو، آپ نے صبح جو کہا تھا اس کے لیے۔ دارین یکٹک اس کی شکل دیکھتا رہا، کبھی پلکیں اٹھاتی، کبھی گراتی، کچھ کنفیوز سی، پچھلے 3 دنوں سے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ کیا یہی کہنے کے لیے روکا تھا مجھے؟ دارین نے اس کی گھبراہٹ سے حذر اٹھاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ جی بس یہی کہنا تھا۔ سجاتا نے ایک نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی، پھر اس کی نظروں سے بچنے کے لیے وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اگر کپڑے چینج کرنے کا ارادہ ہے تو رہنے دو، یہ ساڑی تم پر سوٹ کر رہی ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں، تیزی سے نیچے اتر گیا، اور سجاتا اس کے الفاظ پر جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ کچھ دیر گمسم سی کھڑی رہی، پھر وارڈروب بند کر کے بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ کیا ہماری کمٹمنٹ میں اتنی گنجائش نکلتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سراہیں؟ وہ کتنی ہی دیر خود سے سوال و جواب کرتی رہی اور اسے سوچتی رہی، مگر اسے اپنے سوالوں کے جو جواب مل رہے تھے وہ اسے مزید الجھا رہے تھے۔ آخر تھک کر وہ اٹھ گئی اور ان سوالوں کو آئندہ کے لیے رکھ کر خود بھی نیچے آ گئی، جہاں دونوں بھابیاں ممی جی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں میں لگ کر جلد ہی بہل گئی۔ شادی کے بعد کچھ دن تو دعوتوں میں ہی نکل گئے، اور اس دوران وہ 2 بار اپنے ماں باپ سے بھی مل کر آ چکی تھی۔ اماں کو تو اب تک اس کی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کئی بار کیے پوچھے ہوئے سوال اس سے پوچھ چکی تھی، اور سجاتا ہر بار نئے سرے سے ان کی تسلی کرواتی۔ جس کو اس کی شادی کا پتہ چلا، سب ہی اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، اور دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا وہ جس کام کو اتنا آسان سمجھ رہی تھی وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی، اور اسی حوالے سے اس سے سوال بھی کیے جاتے تھے، جس پر وہ بہت دفعہ کنفیوز ہوئی تھی۔ کئی بار جھوٹ بولتے بولتے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ صرف 1 مہینے میں ہی وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس کی ازلی خود اعتمادی اور زبان درازی شادی کے بعد سے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ شاید اس کے ذریعے میر کی ملامت کی وجہ سے ہی ہوا تھا کہ وہ سب کو دھوکہ دے رہی تھی، سب کے سامنے ڈرامہ کر رہی تھی، پر ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک ویرانی، ایک سناٹا اترتا محسوس کر رہی تھی۔ ممی اور دادی ماں جب اس کی معصوم صورت پر صدقے واری ہوتی تو وہ اندر تک کٹ کر رہ جاتی، اور اتنی محبت اور اتنی خوشیاں پا کر بھی وہ خالی دامن ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خوشیاں جو اس کے چھوٹے سے 2 کمروں کے گھر میں تھی، وہ بھی اب اس جھوٹی زندگی کے آگے اسے ایک انمول خزانے کی طرح لگتی۔ وہ رہ کر ان بے فکرے دنوں کو یاد کرتی، جہاں بظاہر تو کچھ نہیں تھا، مگر ہنسی تو اپنی تھی، مسکراہٹیں تو بچی تھیں۔ دارین خود تو 15 دنوں کے بعد سے ہی یونیورسٹی جانے لگا تھا، مگر سجاتا کو دادی نے کم از کم 1 مہینے تک جانے سے منع کر دیا، اور آج 1 مہینہ پورا ہوتے ہی وہ کل سے یونیورسٹی جانے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی۔ اس لیے شام کو جیسے ہی دارین گھر لوٹا، وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی اوپر چلی گئی۔
खैरियत, कोई प्रॉब्लम है क्या? दारेन ने बैग एक तरफ रखकर जूते उतारते हुए पूछा। जी पहले आप खाना खाएं, मैं फिर बात करूंगी। दारेन ने जूतों के तस्मे खोलते हुए तिरछी नज़रों से उसे देखा, जो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए खड़े थी। मैं खाना खा कर आ रहा हूँ, तुम्हें जो कहना है कहो, मैं सुन रहा हूँ। दारेन ने जूते उतारकर बेड पर नीम दराज होते हुए कहा। सुजाता ने जल्दी से जूते उठाकर रैक में रखे, फिर खुद भी बेड के कोने पर टिक गई। दारेन बगौर उसकी कैफियत को नोट कर रहा था। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई, और फिर मेरे सेमेस्टर भी 8 दिनों में शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं अब मज़ीद अपनी स्टडी का हर्ज नहीं कर सकती। मुझे कल से यूनिवर्सिटी जाना है, ताकि जो कुछ पिछले दिनों में हो गया है उसे इन अगले चंद दिनों में कवर कर लूँ। सुजाता ने अपनी पूरी बात कहकर उसकी तरफ देखा, जो अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे बेड क्राउन के साथ टेक लगाए उसे ही देख रहा था। ठीक है, फिर कल से मेरे साथ ही चलना। सुजाता उसकी इजाज़त मिलते ही खुशी से मुस्कुराने लगी। थैंक यू सो मच। अब एक और काम है, अगर आप कर दें तो। दारेन ने पहली बार उसे यूं खुलकर मुस्कुराते हुए देखा था। हाँ कहो। उसने बेड से नीचे उतरकर स्लीपर पहनते हुए सुजाता के खिले खिले चेहरे को देखा। अब दादी से इजाज़त ले लें, उन्होंने 1 महीने का कहा था और आज 1 महीना हो गया है। सुजाता की बात पर उसकी मुस्कुराहट गहरी होगी। ठीक है, ये काम भी हो जाएगा। और कुछ? नहीं, यही कहना था। अब आप कपड़े चेंज कर लें, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। सुजाता ने खुशी खुशी नीचे की तरफ कदम बढ़ाए कि दारेन ने आवाज़ दे ली। मुझे आज मालूम हुआ है कि तुम्हारी मुस्कुराहट मोनालिसा से कम नहीं, शायद इसीलिए तुम इसको बहुत कम अपने चेहरे पर लाती हो। ये कहते के साथ ही वो वॉशरूम में चला गया, जबकि सुजाता हॉर्न भींचे कुछ देर वहाँ खड़ी रही। फिर नीचे आकर उसने चाय बनाई, मगर ध्यान सारा दारेन के जुमले में ही अटका हुआ था। उस बेदहानी में गरम गरम पानी कप के बजाय सीधा पैर पर गिरा, और कप हाथ से गिर कर छूट कर दूर जा गिरा। छनाके की आवाज़ पर मरियम भाभी किचन में आई तो सुजाता को पैर पकड़े देख कर घबरा गई। क्या हुआ? जल्दी से उसके पैर से हाथ हटाकर देखा, जहाँ गहरा सुर्ख निशान बन गया था। उफ, ये तो बहुत सुर्ख हो रहा है, छाला बन जाएगा। चलो जल्दी, मैं कोई ट्यूब लगा देती हूँ, उठो। भाभी ने सहारा देकर उसे डाइनिंग टेबल से चेयर घसीट कर बिठाया और खुद क्रीम लेने भागी। दारेन सीटी पर शौक से धुन बजाता हुआ नीचे उतरा तो उसे टेबल पर सर रख के देखकर सीधा उसके पास चला आया। क्या हुआ? तुम तो चाय लेने गई थी। सुजाता ने जल्दी से चेहरा उठाकर गीली आंखें साफ की। क्या हुआ सुजाता, तुम रो क्यों रही हो? दारेन उसकी गीली पलकें देखकर परेशान हुआ था। इतनी देर में भाभी ट्यूब लेकर आ गई। लाओ पैर दिखाओ, मैं ट्यूब लगा दूं, अभी थोड़ी देर में तकलीफ कम हो जाएगी। भाभी के झुकने पर उसकी नज़र भी पैरों पर पड़ी, जहां अब हल्के हल्के छाले नजर आ रहे थे। ये क्या हुआ है भाभी? ये पैर कैसे जख्मी हुआ? दारेन ने घुटने के बल बैठते हुए पूछा और साथ साथ पैर को इधर उधर हिलाकर देखा, जहाँ भाभी ट्यूब लगा चुकी थी। कुछ नहीं, शायद चाय बनाते हुए गरम गरम पानी पैर पर गिर गया, इसलिए छाले पड़ गए हैं। भाई आहिर दादी माँ एक बावर्ची रखने क्यों भाभी आहिर दादी माँ एक बावर्ची रखने क्यों नहीं देती? हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मगर दादी माँ की ये जिद मेरी समझ में नहीं आती कि खाना घर की औरतें ही बनाएंगी। दारेन ने सुजाता की तकलीफ का जिम्मेदार दादी की जिद को करार देते हुए रूठेपन से भाभी से पूछा, जो उसकी बात पर मुस्कुराने लगी थी। देवर जी, ये बात आज कुछ ज़्यादा ही बुरी नहीं लग रही आपको? इससे पहले भी घर की औरतें ही खाना बनाती रही हैं, फिर आज ये गुस्सा अपनी बेगम की वजह से तो नहीं है? भाभी की बात पर वो उन्हें घूर कर रह गया, जबकि सुजाता अपनी सारी तवज्जो पैर पर लगाकर भाभी और दारीन की नज़रों से बचने की कोशिश करने लगी। बड़ी भाभी और मम्मी जी भी शोर सुनकर डाइनिंग हॉल में आ गई थी। मम्मी जी, आज दानी बहुत गुस्से में है, क्योंकि आज इनकी बेगम को किचन का काम करते हुए तकलीफ जो पहुंची है। छोटी भाभी ने बड़ी भाभी को आंख मारते हुए शरारत से कहा, जिस पर दारीन पैर के बल मम्मी की सिमत घूमा। मम्मी, भाभी गलत बयानी कर रही हैं, मुझे गुस्सा दादी की बेजा जिद पर है, ना कि सुजाता के काम करने पर। आपकी बात का बैकग्राउंड तो वही है देवर जी। भाभी ने मजीद तपाने के लिए जुमला कसा, जिस पर वो वाकई तप कर रह गया। मम्मी भी भाभी की शरारत को समझकर मुस्कुराने लगी। दानी बेटा, तुमने वो मुकोला तो सुना होगा कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। बस इसलिए आपकी दादी का हुक्म है कि घर का किचन घर की औरतें ही संभाले, ताकि इस घर के मर्दों के दिलों पर उनकी बीवियों के अलावा कोई दूसरा राज ना कर सके। मम्मी की वजाहत को बड़ी गौर से सुनता हुआ दारेन आखिर में कह के लगाकर हंसने लगा। ओ गॉड मॉम, इसका मतलब है कि हीर रांझा सोनी महवाल वगैरह की सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक कहानी ही है, हकीकत नहीं। दारेन ने वो मुश्किल हंसी रोकी थी। लड़के सुधर जाओ, बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो। अभी तुम्हारी दादी ने सुन लिया ना तो सारी रात लेक्चर सुनना पड़ेगा तुम्हें, मम्मी ने मसनूई खफगी से घूरते हुए डांटा। नो मॉम, इट्स रियली अमेजिंग। मुझे तो आज ये बात मालूम हुई है, जब भी छोटी भाभी मुझे अक्सर व बेशतर किचन में ही मिलती हैं। दारेन ने फ़ौरन बदला बराबर करने के लिए भाभी को मिसाल बनाया। सुजाता, अपने मियाँ को रस्सी बांध कर रखो, ये बहुत इधर उधर नज़रें रखने लगा है। भाभी ने कब से खामोश बैठी सुजाता को मुखातिब किया, जो खुद को मौजू गुफ्तगू बनता देखकर परेशान हो गई।
फ़ौरन उसकी परेशानी को भांप लिया। अरे भाई बच्चों, अब बस भी करो, बहुत हो गया मजाक, सारे मर्द ऑफिस से आते ही होंगे। दारेन, तुम सुजाता को ऊपर ले जाओ ताकि थोड़ी देर आराम कर ले तो इसकी पैर की सोजिश कम हो। और बहू, खाने का कुछ करो, अभी सब आते ही भूख भूख का शोर मचा देंगे। मम्मी के इशारे पर दारेन ने सुजाता को सहारा देकर खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ तय करके ऊपर बेडरूम में ले जाकर बिठा दिया। अब कल यूनिवर्सिटी जाने का ख्याल जहन से निकाल दो और आराम करो। अब तो दादी माँ किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगी अपने चहेते पोते की बीवी को इस हालत में यूनिवर्सिटी जाने की। दारेन की बात सुनकर वो परेशान हो गई। मगर मेरा जाना ज़रूरी है, वरना पेपर देने की परमिशन नहीं मिलेगी इतने दिनों की गैर हाजिरी पर, और फिर मुझे पिछला नुकसान भी पूरा करना है। दारेन उसकी बात पर खुद भी सोच में पड़ गया। ऐसा करते हैं, कल तुम आराम करो, परसों से देखेंगे, और कल मैं कोशिश करके तुम्हारे पिछले असाइनमेंट कहीं से लेने की कोशिश करता हूँ। अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना मैं खुद बना दूंगा। मगर तुम टेंशन मत लो, आराम करो, ओके। दारेन ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी और खुद एक दोस्त के घर का कहकर निकल गया, जबकि सुजाता एक नए एहसास में गिर गई जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। वो खुद को अब कमज़ोर पड़ता हुआ महसूस कर रही थी। ये क्या होता जा रहा है? मैं क्यों इस कदर सोचने लगी हूँ? क्यों इसे अपने करीब देखना चाहती हूँ? क्यों इसकी हर बात पर सरखम कर देती हूँ? क्यों ये भूल जाती हूँ कि मेरा मकसद क्या है और मेरा इससे रिश्ता क्या है? मैं क्यों अपनी औकात भूल रही हूँ? मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है, मुझे पहले जैसी मजबूत बनना है। हाँ, मुझे मजबूत बनना है। वो घुटनों में मुंह दिए रोते हुए खुद से अहद कर रही थी जब बड़ी भाभी चाय लेकर आ गई। लो सुजाता, चाय पी लो। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? क्या ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है? भाभी उसका आंसुओं से तर चेहरा देखकर परेशान हुई। कुछ नहीं भाभी, बस वैसे ही दिल चाह रहा था। सुजाता ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बात को मजाक में उड़ाना चाहा। अजीब लड़की हो भाई तुम, नई नई शादी के बाद तो चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाती। दिन है बात बनने के बहाने ढूंढ दिन दिन है कि बात बनने के बहाने दिल है कि बात बनने के बहाने ढूंढता है, और तुम हो के रोने का बहाना ढूंढ रही हो। मेरी शादी जब हुई थी तो दादू मुझे टोकते रहते थे कि इतना मत हंसा करो वरना नज़र लग जाएगी। भाभी मुस्कुराते हुए अपने दिलों में खो गई, जबकि सुजाता ने दिल ही दिल में उनका ध्यान बटने पर शुक्रिया अदा किया और उनसे उनकी शादी के किस्से सुनने लगी। 2 दिनों के बाद दादी माँ और पापा ने आज बड़ी मुश्किलों से यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दी थी और गाड़ी में बैठने तक उसे मुसलसल नसीहत करती रहीं। साथ दारैन को भी इसका ख्याल रखने की हदायतें देती रहीं। दारैन पूरे रास्ते खामोशी से ड्राइव करता रहा था और सुजाता दिल ही दिल में खुद को लोगों के सवालात के लिए तैयार कर रही थी। इतने दिन गैर हाजिरी का जवाब भी तो देना था। बहुत कम लोग ही इन दोनों की शादी के बारे में जानते थे, और वो भी दारैन के चंद एक बहुत क्लोज फ्रेंड ही जानते थे। चेक पोस्ट पर दोनों ने अपने अपने कार चेक कराए, फिर पार्किंग में ले जाकर कार साइड की। सुजाता बाहर निकलकर साइड पर खड़ी होगी। दारैन कार लॉक करके घूमकर उसकी तरफ आया और मोबाइल सेट उसकी तरफ बढ़ाया। लो, ये सेल अपने पास रखो, कोई प्रॉब्लम हो तो घर कॉल करके ड्राइवर को बुलवा लेना। वैसे मैं खुद ही 12 बजे तक तुम्हारे डिपार्टमेंट का चक्कर लगा लूँगा। सुजाता सेल लेते हुए झिझक रही थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। और आप क्या करेंगे अगर आपको सेल की ज़रूरत हुई तो? दारैन हनूस हाथ आगे बढ़ाए खड़ा था, मगर सुजाता ने अभी तक सेल नहीं थामा था। आज तुम रख लो, फिर शाम में नया सेल ला दूंगा तुम्हें, ओके? और अब मैं चलता हूँ। सुजाता ने सर झुकाते हुए सेल लेकर अपने पर्स में रखा और उसे खुदा हाफिज़ कहकर आगे बढ़ गई। पूरा दिन मसरूफियत में गुजर गया। इतने दिन का खसारा पूरे करने के चक्कर में वो बुरी तरह थक गई थी। ऊपर से इतने दिन तक गैर हाजिरी पर सबके सवालात के जवाब देते देते आजिज़ आ गई। 11 बजे इकनॉमिक्स की क्लास लेकर बाहर निकली तो मोबाइल बज उठा। वो पहले तो कश्मकश में रही कि कॉल रिसीव करे या ना करे, मगर फिर कुछ सोचकर पुश का बटन दबा दिया। सेल कान से लगाया। दारैन, माय लव, वेयर आर यू? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ मगर लाइन मिलकर ही नहीं दे रही। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। उफ, मैं भी कितनी पागल हूँ, अपनी कहीं जा रही हूँ। तुम सुनाओ, कैसे हो? सुजाता खामोश रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। हेलो दानी, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? ओह, कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं? अभी सुजाता दूसरी तरफ की गलतफहमी दूर करने ही वाली थी कि वो दोबारा शुरू हो गई। सॉरी दानी, कल मैं अपने क्लास वालों के साथ कुछ देर के लिए बाहर घूमने गई थी, इसी वजह से तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सकी। और परसों भी तुमने कॉल की तो मैं उस वक्त सो रही थी। आज भी मैंने इसलिए खुद ही कॉल कर ली है। आई एम रियली वेरी सॉरी डियर। अब सुजाता को गुस्सा आ रहा था। उसने कोई जवाब दिए बगैर ही लाइन काट दी और सेल ऑफ करके बैग में रख दिया। वहाँ मेरी केयर सबके सामने ऐसे करते हैं जैसे मुझसे ज़्यादा कोई अजीज़ ही नहीं, और यहाँ यूनिवर्सिटी आकर लंदन कॉल की जाती है। वो गुस्से में मुंह में बड़बड़ाती हुई कैफेटेरिया की तरफ चली जा रही थी, मगर रास्ते में दारैन को एक लड़के के साथ बैठा हंसता हुआ देखकर उसके पैर से जाकर सर पर लगी। वो कैफेटेरिया के बजाय सीधा जाकर दारैन के सर पर खड़ी हो गई। अगर आपको फुर्सत मिल गई हो तो चलें घर। दारैन ने एक पल चौंक कर उसके सुर्ख तपे तपे चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराते हुए माहीन को मुखातिब किया। माहीन, शी इज़ माई वाइफ सुजाता दारैन। और सुजाता, ये मेरी वो फजात कज़न है माहीन, जो शहर से बाहर होने की वजह से
हमारी शादी में नहीं आ सकी थी। माहिर ने हैरत से दारिन को देखा और फिर हाथों का मुक्का बनाकर उसके शाने पर दे मरा। यू इडियट दानी, ये इसी यूनिवर्सिटी में होती है और तुम अब मिलवा रहे हो मुझे उससे। फिर घूमकर माहिर ने अपना रुख सुजाता की तरफ किया, जो इन दोनों से लापरवाह इधर उधर देख रही थी, मगर ध्यान सारा उन्हीं की तरफ था। आओ सुजाता, यहाँ बैठो। मुझे वाकई मालूम नहीं था कि तुम इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, और वरना मैं ज़रूर तुमसे मिलती। माहिर ने खलूस से उसे बैठने की दावत देते हुए वजाहत दी। इनको अपने आप से फुर्सत होगी तो ही ये दूसरों की तरफ देखेंगे। एनीवे, इस वक्त मुझे घर जाना है, आपसे तो अब बात होती ही रहेगी। दारन हैरत से सुजाता की शक्ल देखता रहा, फिर माहिन को देखा जो मुफ्त से जो खिफ़त से सुर्ख चेहरा लिए ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। सॉरी महीन, मुझे वाकई याद नहीं रहा कि दादी ने 12 बजे आने का कहा था और अब पौने 12 तो हो ही रहे हैं। हम चलते हैं, अगर तुम भी चलना चाहो तो चलो। दारेन ने खुशदिली से ऑफ़र करके माहौल की कसाफत को कम करना चाहा। नो थैंक्स, तुम लोग जाओ, मुझे भी अब घर जाना है। ओके सुजाता, मैं अब चलती हूँ। माहिन ने हाथ बढ़ाते हुए इजाज़त मांगी और फिर खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। दारेन अब गुस्से से सुजाता की तरफ मुड़ा, जो रुख मोड़े खड़ी थी। ये क्या बदतमीज़ी थी, तुम्हें ज़रा से भी मैनर्स नहीं है। मगर उसे इसी स्टाइल में पीठ मोड़े खड़ा देखकर दारेन मजीद तप गया और उसका बाजू खींचकर उसका रुख अपनी तरफ किया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, ये क्या हरकत थी? वो क्या सोच रही होगी, तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है? वो दांत बीचते हुए घर्राया, मगर वो हनूज उसी तरह पुरसुकून खड़ी रही और इसका ये सुकून दारेन को मजीद आग बगोला कर गया। चलो, तुमसे तो मैं घर चल कर बात करूँगा। दारेन ने उसका हाथ पकड़कर बज़ाहिर बहुत सुकून से आगे बढ़ा, मगर उसकी सख्त गिरफ्त से सुजाता को उसके गुस्से का अंदाज़ा हो रहा था। घर पहुंचकर उसे कमरे में आने का हुक्म दिया और खुद धप धप करता हुआ पहले ही ऊपर चला गया। वो जानबूझकर आधे घंटे के बाद फ्रेश होकर ऊपर आई। आज बड़े दिनों के बाद उसकी वही ज़िद्दी तबीयत ऊद कर आई थी। मैंने तुमसे कहा था फ़ौरन ऊपर आओ, पर तुम जानबूझकर देर से आई हो। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, दारेन गुस्से से उसकी तरफ लपका। आई एम सॉरी, मैं आपके हुक्म की पाबंद नहीं हूँ और ना ही आपकी ज़र खरीद जो एक आवाज़ पर भागी चली जाऊँ। उसने साइड से निकलने की कोशिश की करते हुए सुकून से जवाब दिया, मगर उसके जवाब पर दारेन के पतंगे लग गए। वो गुस्से से पागल हुआ था। शट अप, यू जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस किस्म के अल्फाज कहने की? दारेन ने उसकी कलाई से पकड़कर वापस अपने मुकाबिल किया। यही सवाल मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि दारेन का भारी हाथ उसके चेहरे पर अपने निशान छोड़ गया। सुजाता शदीद हैरत से आंखें फाड़े उसे देखती रह गई, जिसके चेहरे पर एक पथरीला तनाव और आंखों में शदीद गुस्सा था। आइंदा एक लफ्ज़ भी मुझसे फालतू कहा तो याद रखना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तुमने मेरी नरमी देखी है, गुस्सा नहीं, और कोशिश करो मुझे गुस्सा कम से कम आए, वरना नुकसान सरासर तुम्हारा ही होगा। वो उंगली उठाकर उसे तनबीह करता हुआ वॉशरूम में चला गया, जबकि सुजाता वहीं हैरत सदमे से खड़ी की खड़ी रह गई। उसके तो वहमो गुमान में ही नहीं था कि बात इतनी जल्दी इस कदर बढ़ जाएगी कि वो इस पर हाथ भी उठा लेगा। दारेन अपनी कार की चाबी उठाकर बाहर निकल गया और इस पर एक निगाह गलत डालना भी ज़रूरी नहीं समझा। सुजाता उसके जाने के बाद जो रोना शुरू हुई तो आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। उसने इतना बेबस अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। पता नहीं सबीन की काल के बाद उसे इतना गुस्सा क्यों आया था कि वह दारेन से बदतमीज़ी कर गई। काफ़ी देर रोने के बाद उसे दारेन का ख्याल आया तो जल्दी से मुंह धोने चली गई। वो नहीं चाहती थी कि दारेन उसके आंसू देखे और उसका मजाक उड़ाए, इसलिए उसके आने से पहले जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ गई और बड़ी भाभी के बेटे अली और माहम के साथ खेलने में लग गई। वो चाहती थी कि दारेन जब आए तो उसे खुशबाश देखकर जल जाए। वो काफ़ी देर अली और माहम की मासूम शरारतों में मसरूफ़ रही, मगर दारेन लौट कर नहीं आया। अब तो उसे गए हुए काफ़ी देर हो गई थी। पापा और दाऊद भाई भी ऑफिस से आने के बाद दारेन का पूछ चुके थे। अब उसे भी फिक्र हो रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, सुजाता की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। दारेन तकरीबन दोपहर 2 बजे निकला था। अब रात के 9 बज रहे थे। वो अपना सेल भी ले जाना भूल गया था, जो सुजाता के बैग में बंद पड़ा हुआ था। वो भी काफ़ी परेशान हुई थी। उसके तमाम दोस्तों के यहाँ फ़ोन करवा चुकी थी, मगर उसका कहीं पता नहीं था। रात तकरीबन 10:30 बजे के करीब उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो सबकी जान में जान आई। मम्मी और दादी बाकायदा उसकी क्लास लेने के लिए तैयार खड़ी थी, जबकि सुजाता एक तरफ सर झुकाए खड़ी खुद को इन सब की परेशानी का जिम्मेदार समझ रही थी। दारेन, इधर आओ। उसने जैसे ही लाउंज में कदम रखा, मम्मी ने सख्ती से उसे हुक्म दिया। जी मम्मी। वो होंठ पीछे दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले उनके सामने जा खड़ा हुआ। कहाँ थे अब तक? टाइम देखा है क्या हुआ है? ज़रा ख्याल है तुम्हें हमारा कि हम कितने परेशान थे? कहाँ कहाँ कॉल करके मालूम नहीं किया हमने? कम अज़ कम अपना मोबाइल तो ऑन रखते। वो सर झुकाए मम्मी की डांट सुनता रहा। सॉरी मॉम, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो दूर खड़ी सुजाता पर एक नज़र डालकर सीधा ऊपर चला गया। किसी और को कहने सुनने का मौका दिए बगैर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया।
دیکھیے آپ نے اس کی حرکت، کسی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، اس نے سیدھا اوپر چلا گیا۔ ممی نے غصے سے پاپا کو مخاطب کیا جو خاموش بیٹھے نیوز دیکھ رہے تھے۔ ارے بیگم، جوان اولاد پر اس طرح سب کے سامنے جرا کرو گی تو ایسا تو ہوگا ہی۔ ابھی وہ واپس آیا ہے، پہلے اسے کچھ دیر بیٹھنے دیتی، اب آتے ہی شروع ہوئی۔ جاؤ بیٹا سجاتا، دیکھو اسے جا کر کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، کھانے پانی کا پوچھو اس سے۔ سجاتا پاپا کا حکم ملتے ہی مرے مرے قدموں سے اوپر کی جانب بڑھ گئی، مگر جبکہ ممی اب پاپا پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ سجاتا نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا، وہ آنکھوں پر بازو رکھے جوتوں سمیت بیڈ پر دراز تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی کہ مخاطب کرے یا نہ کرے، مگر پھر ہمت کر کے پوچھ لیا، کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ وہ کچھ دیر جواب کا انتظار کرتی رہی، لیکن جواب نہ پا کر دوبارہ پوچھا، دارین کھانا کھا لے، میں یہی لا دیتی ہوں۔ اب دارین نے غصے سے آنکھوں سے بازو ہٹایا تو سجاتا اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر سر جھکا گئی۔ بہت خوشی ہوئی ہوگی تمہیں سب کے سامنے میری بے عزتی کروا کر، تمہارے دل کو سکون ملا ہوگا۔ سجاتا خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بھلا پہلے کب اس قسم کی سچویشن سے واسطہ پڑا تھا؟ پہلے بھی کسی کو منانے کی نوبت ہی کب آئی تھی؟ اس نے ایک نظر دارین کو دیکھا جو اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ آپ اگر کہیں تو میں ممی کو بتا دوں کہ آپ کو بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لیں گے۔ اب وہ یہاں سے بھاگنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر اس کا یہ کہنا غضب ہو گیا۔ وہ مزید سیخ پا ہو گیا، ہاں، تاکہ نیچے اب ایک نیا تماشا کھڑا ہو جائے اور جو میری تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہے وہ بھی خاک ہو جائے۔ تم اور کر بھی کیا سکتی ہو؟ وہ دروازے کے پاس سے ہٹ کر بیڈ کے کونے پر آ کر بیٹھ گئی اور کچھ دیر اس کی شکل دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے گویا ہوئی، دیکھیں مجھے کسی کو منانا نہیں آتا، خاص کر لڑکوں کو۔ میرے گھر میں میرے ابا کے علاوہ کوئی مرد نہیں، میرا مطلب ہے اور کوئی آدمی نہیں ہے، اور ایسی صورتحال میں میرا پہلی بار واسطہ پڑا ہے۔ دارین کے ایکسپریشن دیکھنے کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے رکی، پھر سے گویا ہوئی، آپ کو شاید عجیب لگے پر یہ سچ ہے، مجھے منانا بالکل نہیں آتا۔ مجھے معلوم ہے غلطی میری تھی، اصل میں یونیورسٹی میں جب میں اکنامکس کی کلاس لے کر نکلی تو سبین کی کال آئی تھی، پھر پتہ نہیں مجھے اتنا غصہ کیوں آیا کہ میں ماہین سے بھی بدتمیزی کر گئی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ وہ سر جھکائے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، جبکہ دارین حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا جہاں سچائی اور معصومیت بہت واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا اس کا کہا ہوا ایک لفظ سچ ہے، بلکہ وہ اس وجہ کو بھی جان گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا فساد کھڑا ہوا تھا، اور اب دارین کے چہرے پر غصے کی بجائے مسکراہٹ تھی اور بدگمانی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ کیا آپ ابھی بھی ناراض ہیں؟ سجاتا اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ چکی تھی پر اپنی تسلی کے لیے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ نہیں، اب کوئی ناراضگی نہیں ہے، تم اگر پہلے بتا دیتی تو اتنا ہنگامہ تو نہیں ہوتا اور نہ ہی میں تم پر ہاتھ اٹھاتا۔ اب وہ خجل سا سر کھجاتے ہوئے اپنی غلطی کا بھی اعتراف کر رہا تھا۔ میں آپ کو بتانے ہی والی تھی پر آپ کے ساتھ مہین کو دیکھ کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ سجاتا کی بات سن کر دارین کہا لگا کر ہنس پڑا، جبکہ سجاتا مصنوعی غصے سے اسے گھورنے لگی۔ او یار، تم سب لڑکیاں ایک سی ہوتی ہو، اپنے شوہر کو ذرا دیر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ لو تو جل بن کر رہ جاتی ہوں۔ ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ لوگ اپنی بیوی کو دوسری آدمی کے ساتھ دیکھ کر جل جاتی ہیں۔ سجاتا نے تب کر فوراً بدلا اتارا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی لڑاکا ہو، ورنہ شادی کرنے سے پہلے ایک بار سوچتا ضرور۔ سجاتا اس کی بات پر خود بھی مسکرا کر رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے کا ٹینشن زدہ ماحول اب پھر سے پرسکون ہو گیا تھا۔ دوسرے دن یونیورسٹی کے لیے نکلتے ہوئے ادارے نے اسے نیا موبائل سیٹ دینا نہیں بولا تھا۔ آپ کو یاد رہا؟ سجاتا حیرت و مسرت سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، مجھے یاد تھا۔ دارین نے کار کے ریورس گیئر لگاتے ہوئے ایک نظر اس کے پرمسرت چہرے پر ڈالی۔ کل اور آج میں کیا فرق ہے؟ کل تک ہم لوگ ایک دوسرے سے بات بھی برائے نام ہی کرتے تھے اور آج ہم ایک دوسرے کے مزاجوں کو کسی حد تک جاننے لگے ہیں۔ سجاتا مسرور سی باہر دیکھتے ہوئے کل سے آج صبح تک کے واقعات کو دہرا رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ دارین کی آواز پر چونکی۔ سجاتا، کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ دارین نے اسے پرامید نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سجاتا اس کی بات پر ایک لمحے کو خاموش رہ گئی، پھر کچھ سوچ کر اس بات میں گردن ہلا دی۔ تو پھر ملاؤ ہاتھ اور دوستی کا آغاز کرو، دارین نے دایاں ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ سجاتا نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ آہستہ سے آگے بڑھا دیا، جسے دارین نے بہت گرم جوشی سے تھام کر چھوڑ دیا۔ باقی کا راستہ بھی اسی طرح ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے گزر گیا۔ سیمسٹر کا ایک مہینہ تو یوں پڑ لگا کر گزرا کہ مصروفیت میں دن رات کا پتہ ہی نہیں چلا، خاص کر سجاتا کے لیے۔ یہ مہینہ بہت مصروف ترین اور محنت طلب تھا۔ دارین کا یہ آخری سیمسٹر تھا، فائنل ایئر کا، اس لیے وہ سیمسٹر کے ایک ہفتے کے بعد ہی پاپا کے ساتھ آفس جانے لگا تھا، جبکہ سجاتا کچھ دنوں کے لیے اپنی اماں کے گھر آ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا بھی تھا میں نماز پڑھ کر چٹنی پیس دوں گی، مگر تم بھی میری ذرا سی آنکھ لگنے پر لے کر بیٹھ گئی، مجھے جگا دیا ہوتا۔ سجاتا کے کان میں جیسے ہی سل بٹے کی آواز پڑی، وہ بھی نیند سے باہر بھاگی جہاں ماں چٹنی پیس چکی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، شادی کے بعد پہلی بار کچھ دنوں کے لیے آئی ہے اور اس میں بھی سارا دن کام میں لگی رہتی ہے۔ بس تو نے کباب اور بریانی بنائی تو میں نے سوچا چٹنی خود ہی بنا لوں۔
تجھے اب کہاں عادت ہوگی ان پتھروں کے ساتھ جتن کرنے کی؟ اماں نے سل پر بچھی ہوئی چٹنی پر ہلکا سا پانی کا چمٹا مار کر کٹورے میں ڈالتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا، اماں کیا شادی کے بعد میں اتنی پرائی ہو گئی ہوں کہ اپنے گھر میں کام بھی نہیں کر سکتی؟ اور یہ تم نے کیا کہا؟ پتھروں کا بھلا بچپن کی عادت چند دنوں میں کیسے بھول سکتی ہے؟ بلکہ میں تو وہاں بھی ایک عدد سل بٹا منگوانے کے چکر میں ہوں۔ چٹنی کا مزہ ہی سل پر پیس کر آتا ہے۔ سجاتا نے محبت سے اماں کے ہاتھ سے چٹنی کا کٹورا لے کر فریج میں رکھا اور خود ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر تخت تک لائی اور اماں کو تخت پر بٹھا کر خود دسترخوان لگانے لگی۔ سجاتا ایک بات تو بتا، اماں نے پاندان سے چھالیاں نکالتے ہوئے سروتے سے کاٹتے ہوئے کہا۔ جی اماں پوچھے، سجاتا نے پلیٹیں دسترخوان پر لگاتے ہوئے مصروفیت سے جواب دیا۔ یہ دارین بیٹا تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ سجاتا کے ہاتھ کپ کپا کے رہ گئے۔ اس نے گھبرا کر اماں کو دیکھا مگر وہ پوری تندہی سے چھالیاں کاٹنے میں مصروف تھی۔ جی اماں وہ بالکل ٹھیک ہے میرے ساتھ، بلکہ وہ کیا سارے گھر والے ہی بہت چاہتے ہیں۔ اور اماں، دادی اماں اور پاپا تو مجھے بہت ہی پیار کرتے ہیں۔ مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا سسرال میں۔ وہ دسترخوان لگا کر اماں کے پاس ہی تخت پر آ بیٹھی تھی اور پاندان سے چھالیاں کے چھوٹے چھوٹے دانے لے کر منہ میں ڈالنے لگی۔ شکر ادا کیا کر بیٹا اللہ کا، جس نے تیرا نصیب یوں کھولا ہے۔ پتہ نہیں میری یا تیرے ابا کی کوئی نیکی تھی جو تجھے اتنا اچھا سسرال ملا ہے۔ میں تو دن رات دعا کرتی ہوں جیسے تیرا نصیب کھلا ہے اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب کھولے۔ اب وہ پاندان سمیٹ کر رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ اسے تلقین کرنے لگی اور وہ ایک بار پھر بد دل ہو گئی، یہ سوچ کر کہ وہ سب کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ ساری خوشیاں اور اپنائیت ادھار ہے۔ 2 سال کی کانٹریکٹ ہے، یہ شادی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں وہ سب کی خوشیوں کو داؤ پر لگا چکی ہے۔ خدا کسی بیٹی کا نصیب میرے جیسا نہ کرے۔ اماں میں تمہیں روک بھی نہیں سکتی، ایسی دعائیں مت کیا کرو۔ وہ تیزی سے بھاگ کر اندر کمرے میں چلی گئی اور بستر پر گر کر آنسوں کو بہنے سے روکنے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہوئی۔ وہ آنکھیں بند کی اپنے آنسو اندر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی جب موبائل پر بیل ہونے لگی۔ جلدی سے بھاگ کر اسکرین پر دارین کا نمبر دیکھ کر 2-3 لمبی سانسیں اندر کھینچی اور دھڑکتے دل کو قابو کیا۔ ہیلو، وہ مشکل دھیمی سی آواز نکلی۔ ہیلو سجاتا، کہاں تھی؟ کب سے بیل جا رہی تھی؟ کیا سو رہی تھی؟ نہیں، میں دسترخوان لگا رہی تھی کھانے کے لیے، اس لیے شاید آواز دیر میں سنی تھی۔ اور سنائیں سب خیریت ہے؟ دادی اماں اور باقی سب کیسے ہیں؟ سجاتا نے جلدی سے صفائی پیش کی، مبادہ کہیں وہ سمجھ ہی نہ جائے کہ مگر شومئی قسمت کہ وہ سمجھ ہی گیا۔ ہاں سب خیریت ہے، تم سناؤ، کا طبیعت خراب ہے تمہاری؟ آواز کافی بھاری ہو رہی ہے۔ سجاتا نے ہونٹ دبا کر وہ مشکل خود کو رونے سے روکا۔ نہیں ویسے ہی، اصل میں ابھی سلاد بنایا تھا تو آنکھیں جل رہی تھیں۔ بروقت بہانہ سوجنے پر اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں بزنس ٹور پر کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ دیکھو شاید 10-15 دن لگ جائیں۔ چائنیز ڈیلیگیشن سے بھی ملنا ہے اور کچھ مشینری کی بھی پرچیز کی بات کرنی ہے ان سے۔ اسی لیے اس دوران اگر تمہیں گھر واپس آنا ہو تو ممی کو کال کر کے ڈرائیور کو بلوا لینا، اور اگر کچھ دن اور رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو۔ میری آج شام 4 بجے کی فلائٹ ہے، اس لیے شاید تم سے ملنے نہ ہو سکوں۔ اب میں رکھتا ہوں، تھوڑی دیر فریش ہو کر کچھ پیکنگ بھی کرنی ہے۔ اماں کو میرا سلام کہنا، انشاءاللہ جلد ہی واپس آ کے ان سے بھی ملوں گا۔ اوکے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ دارین نے جلدی جلدی بات ختم کر کے فون بند کر دیا۔ سجاتا بس موبائل کو دیکھ کر رہ گئی، دل ویسے ہی اداس ہو رہا تھا، اب اس کے جانے کا سن کر بالکل اچاٹ ہو گیا۔ سجاتا کہاں رہ گئی بیٹا؟ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ باہر سے اماں کی آواز سن کر اس نے موبائل واپس ٹیبل پر رکھا اور خود باہر آ گئی۔ دل اس وقت کسی چیز کو نہیں چاہ رہا تھا، کھانے کا تو بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا، مگر ماں کے خیال سے وہ زبردستی نوالے حلق سے اتارنے لگی۔ دارین کو اسلام آباد گئے 10 دن ہو چکے تھے اور اس دوران اس کے 3 فون بھی آ چکے تھے، مگر کسی فون پر بھی اس نے آنے کا نہیں کہا تھا۔ سجاتا کو اماں کے گھر آئے ہوئے بھی 10 دن ہو چکے تھے۔ وہ دن گن رہی تھی، بالکل غیر ارادی طور پر وہ اسے سوچے جاتی۔ جب بھی اسے دارین کا خیال آتا وہ اداس ہو جاتی اور وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ سارا دن گھر میں مختلف کاموں میں مصروف رہتی تاکہ دارین کا خیال اس کا سراپا جو بار بار نظروں کے آگے آ جاتا تھا کہیں گم ہو جائے اور اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ اب وہ زیادہ تر نیچے ہی رہتی تھی اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا تو بچوں کے ساتھ لگی رہتی یا پھر دادی ماں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے گزرے ہوئے دنوں کے قصے سنا کرتی۔ مگر کب تک وہ خود کو بہلاتی؟ رات میں جیسے ہی کمرے میں قدم رکھتی دارین کا دلکش سراپا آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور وہ بے بس ہو جاتی۔ وہ اپنی بے چینی کو کوئی نام بھی دینے سے قاصر تھی۔ نہ تو اسے اماں کے گھر سکون ملا اور نہ ہی اب یہاں آ کر سکون مل رہا تھا۔ کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ میں تو ہمیشہ بہت پرسکون اور خوش باش رہنے والی تھی، پھر یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ الجھن کس لیے؟ کیوں؟ وہ کھڑکی کھولے کھڑی چاند کو دیکھتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ اس کا اور چاند کا بہت پرانا اور گہرا ساتھ تھا۔ وہ بچپن سے اپنے تمام راز چاند کے گوش گزار کرتی آئی تھی۔ نہ جانے اسے کیوں یقین تھا کہ وہ سب کچھ چاند سے کہتی ہے، وہ اسے بغور سنتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے، اس کی ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ یہ چاند آج بھی وہ بہت عرصے بعد اس سے مخاطب تھی۔ تم شاید اس سے محبت کرنے لگی ہو، وہ تمہاری زندگی میں آ کر تمہیں متاثر کر گیا ہے، تم اس کو کھونے کے ڈر سے گھبرانے لگی ہو، تمہیں ڈر ہے کہ وہ کہیں خواب نہ ہو جائے
एक सरगोशी सी उसे सुनाई दी। दिल से आवाज़ आई थी, नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, मैं तो बस उसका दिल दुखाने के ख्याल से घबरा रही हूँ, सबकी मोहब्बतों को ठुकराने के ख्याल से डर रही हूँ। मुझे सर घर वाले अजीज़ हो गए हैं, मैं इन लोगों की सच्चाई और ईमानदारी की मोतरफ हो गई हूँ, इसलिए इनके साथ धोखे के ख्याल से ही मेरी जान निकलती है। मैं दारेन से मोहब्बत नहीं करती, गलत है ये इल्ज़ाम, मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ। उसने दहल कर एक झटके से खिड़की बंद की और बेड पे आकर दराज हो गई। नींद तो कई दिन हुए आंखों से रूठी हुई थी। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब अपने आप को मुतमिन करने की कोशिश कर रही थी, अपने दिल से उठने वाली आवाज़ को दबा रही थी, झुठला रही थी। वो आजकल खुद तरसी का शिकार और मायूस हो रही थी, अपने ही फैसले पर पछता रही थी। ये सारे पछतावों के जाल उसके अपने ही बिछाए हुए थे। वो बहुत खामोश रहने लगी थी, खुद में गुम अक्सर दूर तक निकल जाती और जब किसी के मतवजह करने पर हकीकत में आती तो शर्मसार हो जाती, खुद ही खुद बैठे बैठे मुस्कुराने लगती। सुजाता, क्या हुआ है, यूँ अकेली क्यों बैठी हो? मरियम भाभी ने उसे लॉन में अकेले बैठे घास नोचते हुए देखा तो उसके पास ही चली गई। कुछ नहीं भाभी, यूं ही दिल उदास हो रहा था तो बाहर आ गई ताकि ताज़ा हवा से उदासी कुछ कम हो जाए। आज उसका बहुत दिल चाह रहा था किसी से अपना हाल दिल कहे, तो भाभी के पूछने पर उसे रहा नहीं गया और सच बता दिया। भाभी उसकी बात पर मुस्कुराने लगी। जब शोहर अपने पास ना होना तो ऐसा ही होता है, हर चीज़ से दिल उचाट हो जाता है। तुम्हारे दानिश भाई जब भी किसी सेमिनार में शिरकत के लिए शहर से बाहर जाते हैं तो मेरा भी यही हाल होता है। सुजाता भाभी के अपने लिए और मुफस्सल जवाब पर होश में आ गई और उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए खुद को वजाहत देने लगी। ये बात नहीं है भाभी, असल में मेरे पास करने के लिए कोई ख़ास काम भी नहीं और ना ही आजकल पढ़ाई इतनी हो रही है तो फारिग रहने की वजह से ज़्यादा कोफ्त हो रही है मुझे। सुजाता, ये जो चेहरा है ना इंसान का, ये एक खुली किताब होता है, इस पर लिखा हुआ एक एक लफ्ज़ बहुत वाजे होता है और बहुत सच भी। तुम दारेन से बहुत मोहब्बत करती हो, इसीलिए उसके जाने के बाद से उदास रहने लगी हो, मुस्कुराना भी भूल गई हो। ये मोहब्बत बड़ी बेरहम होती है और जुदाई इससे बड़ी जालिम शय होती है। ज़िंदगी ना तो हाँ में रहती है और ना ही ना में रहती है, इंसान इन दोनों के बीच में ही कहीं लटक कर रह जाता है। आंखें वीरान हो जाती हैं, सारे रंग कहीं खो जाते हैं और जब ये इंतज़ार मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करते हैं तो इंसान का एक एक उस बोल उठता है। इंसान का हर कदम ऐलान करता है कि वो मोहब्बत और इंतज़ार के अमल से गुजर रहा है। और सुजाता, अगर मेरा तजर्बा गलत नहीं है तो तुम भी इस वक्त इसी अमल से गुजर रही हो। भाभी ने उसके दोनों हाथ थाम कर बगौर उसकी आंखों में देखते हुए रुक रुक कर बहुत एहतियात से एक एक लफ्ज़ अदा किया ताकि वह अपने अंदर का हबस और हुस्न बाहर निकाल ले। आजकल सभी सुजाता की उदासी को नोट कर रहे थे और दादी तो कई बार मरियम और आशा भाभी से पूछ भी चुकी थी। भाभी, मैं उनको याद नहीं करना चाहती, मैं उनसे मोहब्बत नहीं करना चाहती भाभी, मैं उन्हें नहीं पा सकती कि वो अमानत है सबीन अली की और मैं ख़यानत नहीं कर सकती, मैं अपने दिल की बात नहीं मान सकती। मैं आप सबको, अपने वालिदैन और अपने आप को तो धोखा दे रही हूँ पर अब सबीन को धोखा नहीं दे सकती। मैं वापस अपने असल की जानिब जाना चाहती हूँ और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, मैं थकने लगी हूँ और सकत नहीं है मुझ में, मज़ीद किसी गुनाह का बोझ नहीं उठा सकती, मुझसे ये एक गुनाह ही बर्दाश्त नहीं हो रहा, सबको धोखा देने का, अब सबीन को धोखा नहीं देना। वो रोते हुए तड़पते हुए बेहाल होकर मरियम भाभी की गोद में सर रखे अपने गुनाह को भूल कर रही थी, अपनी हकीकत बता रही थी और भाभी हैरत के मारे गंग आंखें फाड़े उसके तड़पते मचलते वजूद को देखे जा रही थी। ये कैसी क़यामत थी कि वो मंजिल पर होते हुए भी मंजिल को तरस रही थी, तलाश रही थी। दारीन के सुजाता से शादी करने पर सबको ही हैरत हुई थी और खुशी भी कि उसकी सबीन अली जैसी लड़की से जान छूटी, मगर आज उसके इस फैसले की हकीकत मालूम हुई थी और दारीन की खामोशी का असल सबब भी मालूम हुआ था। सुजाता, तुमने अपने साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? खुद ही अपने दामन में आग लगा दी। मगर सुजाता होश में होती तो सुनती, वो तो कब से होशो खिश से बेगानी हो चुकी थी। कोई टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ी सी टेंशन हो गई थी इन्हें और कुछ नींद की कमी भी हुई है जिसकी वजह से बेहोश हो गई। दानिश मुस्तफ़ा ने उसके बाद साकित बाजू में इंजेक्शन लगाते हुए तसल्ली दी, जो मुसलसल इधर से उधर परेशानी में ठहर रही थी। मुस्तफ़ा साहब, बहुत हो गया, बुलाएं अब दारीन को। 10-15 दिन का कहा था उसने और आज 1.5 महीना हो गया है। बच्ची का बुरा हाल हो गया है अकेले रह रह कर। आप फ़ोन मिलाएं इसका, मैं खुद उससे बात करती हूँ। मम्मी का बस नहीं चल रहा था, उड़कर दारेन को वापस ले आए। सुजाता की हालत देखकर डर तो सभी गए थे, मगर दादी और मम्मी का फिक्र से बुरा हाल था। तुम फिक्र मत करो बेगम, मैंने दारेन को कॉल कर दी है, वो कल शाम तक पहुँच जाएगा यहाँ। मुस्तफ़ा साहब ने उन्हें साइड की चेयर पर बिठाते हुए कहा। पापा चले, हम लोग सब बाहर चलकर बात करते हैं। भाभी, आप और मरियम यहाँ बैठना चाहें तो बैठ जाएं सुजाता के पास। वैसे मैंने इन्हें सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है, ये अब 4-5 घंटों से पहले नहीं उठेंगी। दानिश ने सुजाता के सुकून के ख्याल से सबको बाहर आने का कहा और ख़ुद भी सुजाता पर एक नज़र डालकर बाहर आ गई।
सुजाता की आंख खुली तो उसकी नज़र सीधी दारेन की दीवार गिर तस्वीर पर पड़ी। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। वो खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। उसने उठने की कोशिश की मगर अचानक आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया और वो वापस लेट गई और आहिस्ता से आंखें मूंद ली। उसे शिद्दत से भूख लग रही थी मगर उठने की सकत नहीं थी। कल रात में आयशा भाभी ने सूप पिलाया था और जब से अब तक वो सोती रही थी इसलिए खाली पेट महसूस हो रहा था और सर भी भारी सा महसूस हो रहा था। क्या ये ज़रूरी है कि तुम मेरी हर सोच को गलत साबित करो? बिल्कुल अचानक ही दारेन की आवाज़ गूंजी थी। उसने पट से बंद आंखें खोल दी और इधर उधर नज़र दौड़ाई। वो सामने ही रॉकिंग चेयर पर झूलता हुआ नजर आया। सुजाता की ऊपर की सांस से ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। दिल बंद होने लगा। कब गुमान था कि वो लौट आएगा? क्या ये ज़रूरी था कि हर इल्ज़ाम मुझे ही मिलता और मैं खामोश ही रहता? एक और सवाल हुआ। उसने ज़ोर से आंखें मीच ली जैसे खतरे से बच रही हो। सुजाता रहमान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। क्या ये ज़रूरी था कि तुम ही मेरा मुकद्दर बनती और मेरी मंजिल ठहरती और तुम ही कुर्बानी देती अपनी मोहब्बत की? उसके किसी सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बस बेआवाज़ आंसू बहे जा रहे थे आंखों से। वो करवट मोड़ गई उसकी तरफ से और ख़ुद पर जब्त करने की कोशिश करने लगी। न जाने क्यों इस दुश्मन जाँ को देखते ही हवास मुअत्तल होने लगते थे। जवाब दो मुझे, दारेन ने दुरुस्त लहजे में कहते हुए उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। सुजाता की जान हवा हो गई। दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। क्या ये ज़रूरी था कि तुम ही मेरा सुकून छीनती और मैं तुम ही से मोहब्बत करता? सुजाता ने एक झटके से आंखें खोल दी। आंसू भरी आंखों में हैरत ही हैरत थी, बेयकीनी थी, इस्तेजाब था। क्या ये ज़रूरी था कि तुम भी मुझे बीच मंथार में छोड़ने की कोशिश करती? तुम भी यहाँ से नकल मकानी की बातें बात करती? बोलो सुजाता, क्या ये सब ज़रूरी था? क्या मुझ पर इतना भी यकीन नहीं था कि मेरा इंतज़ार करती? क्या मेरा सहारा लेना गवारा नहीं था जो तुम टूट गई? क्या मैं इस काबिल भी नहीं था कि तुम मुझे पुकारती और मैं लौट कर नहीं आता? उसकी धीमी आवाज़ में दुख था, मलाल था, एक आस थी। सुजाता यकटक उसकी सुर्ख आंखों में देखने लगी जहाँ एक दर्द सा ठहरा हुआ था। कुछ देने खो देने का खौफ था, अपनी बेबसी और बेएतबार किए जाने का मातम था। तुमसे शादी सरासर मेरा अपना फैसला था जो मेरे दिल की रज़ा से हुआ था। सबीन अली मेरी क्लास फेलो थी। एक दिन उसने मुझसे दोस्ती की पेशकश की जिसे मैंने कबूल कर लिया क्योंकि वो खूबसूरत थी और समझदार भी। और इसकी सबसे बड़ी खूबी जिसने मुझे मुतासिर किया था वो उसका कॉन्फिडेंस। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ती गई। हम यूनिवर्सिटी से बाहर भी मिलने लगे। अक्सर हमारी शामें भी बाहर गुजरने लगी। मैं बहुत खुश था इन दिनों क्योंकि मुझे लगता था सबीन ही वो लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी। मगर मेरी ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की थी। एक दिन पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मुझसे सबीन के बारे में पूछा तो मैं चौंक गया। मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि इनको सबीन के बारे में कैसे मालूम हुआ क्योंकि मैं जानता था वो हम सब भाइयों की बहुत केयर करते थे, इसलिए वो हमारी शब रोज़ की रूटीन से भी वाकिफ़ रहते थे। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं सबीन को पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गए और पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि वो मेरी किसी खुशी पर या मेरी किसी ख्वाहिश पर यूँ खामोश हुए हों। और इस वक्त मुझे उनकी खामोशी बहुत बुरी लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दूसरे रवायती वालदैन की तरह पापा भी मेरी इस ख्वाहिश को अपनी ज़िद बना लेंगे क्योंकि सबीन अली मेरे पापा के कारोबारी हरीफ अली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक की बेटी थी। मगर उन्होंने कुछ देर में ही ये कह कर कि उन्हें मेरी इस ख्वाहिश पर कोई एतराज़ नहीं, वो मेरी शादी सबीन से करने पर रजामंद है, बिल्कुल गलत साबित कर दिया था। और इस दिन अपने वालदैन की कदर मंजिलत मेरी नज़र में और बढ़ गई। इस वक्त मैं नहीं जानता था मैं सही हूँ या गलत। मेरी नज़र में सिर्फ सबीन का खूबसूरत सरापा था, उसकी जादुई बातें थी। फिर जब मैंने सबीन से शादी का जिक्र किया तो वो इस कदर खुश हुई कि जैसे मुझसे शादी उसकी भी सबसे बड़ी ख्वाहिश हो। यूँ हमारी मंगनी होगी। अब ये एक अलग मामला है कि मंगनी पर उसके डैडी यानी अली साहब कैसे राज़ी हुए। मंगनी के बाद मुझे एहसास हुआ कि पापा या किसी को एहसास हुआ कि पाना या किसी को हासिल करना कितनी बड़ी कामयाबी होती है। अब हम दोनों घंटों एक दूसरे में गुम रहते थे। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था, मेरे पास एक लड़के की कॉल आई। उस लड़के ने सबीन के बारे में काफ़ी गलत बातें की जिसे सुनने के बाद मैं बिल्कुल पागल हो गया। मैंने इस लड़के से मालूम करने की बहुत कोशिश की कि उसका सबीन से क्या ताल्लुक़ है। मगर उसने अगले दिन का कहकर लाइन काट दी। फिर अक्सर ये होने लगा, वो लड़का सबीन के बारे में जो कुछ भी कहता था वो बिल्कुल सच हुआ करता, सिवाय इस पहले दिन की बात के जब उसने कहा था कि सबीन अली एक तलाक याफ्ता है और उसकी शादी लंदन में हुई थी, इसलिए कोई भी उसकी शादी से यहाँ वाकिफ़ नहीं सिवाय उसके चंद एक करीबी रिश्तेदारों के। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबीन अली मुझ पर खुलती चली गई। वो सारा दिन मेरे साथ और अपनी शामें अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ गुजारा करती थी। अगर मैं उसे खुद अपनी आंखों से मूनलाइट क्लब में डांस करते हुए ना देखता तो शायद उस लड़के की बात पर भी एतबार न करता। जो उस दिन मुझे सबीन अली से शदीद नफरत हुई थी और उससे कहीं ज़्यादा मुझे खुद से नफरत महसूस हुई। ये सोच कर कि मैंने किससे मोहब्बत की सिर्फ खूबसूरती से, इसलिए मुझे मिली भी खूबसूरती, मगर सिर्फ चेहरे की किरदार की खूबसूरती का तो मतलब भी मालूम नहीं था सबीन को। और उस दिन मैंने खुद से अहद कर लिया कि मैं सबीन को उसके झूठ की सज़ा देकर ही रहूँगा।
وہ کچھ دیر کو سانس لینے کے لیے رکا۔ سجاتا بنا پلکے جھپکائے یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے سن رہی تھی، اسے کھوج رہی تھی۔ دارین دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ سجاتا، سبین مجھ سے شادی کر کے میرے پاپا کے بزنس میں انوالو ہونا چاہتی تھی تاکہ اس کے باپ کی ساکھ مزید گرنے سے بچ جائے اور پھر پاپا کا بزنس تباہ و برباد ہو جائے۔ ایک دن اچانک اس کے گھر جا کر میں نے یہ باتیں خود اس کے منہ سے سنی تھی، جو اب وہ اپنے کسی دوست کو ہنس ہنس کر بتا رہی تھی۔ میں اسی وقت الٹو پیر لوٹ آیا۔ اگر میں ذرا سی بھی دیر مزید وہاں رکتا تو شاید سبین علی آج اس دنیا میں نہیں ہوتی۔ اس دن کے بعد میں نے اس سے ملنا جلنا ترک کر دیا اور اسے شادی کا کہا، کیونکہ میں خود جلد از جلد اسے اپنا کر اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر اسے شاید اندازہ ہو گیا میرے ارادوں کا، اس لیے وہ یہاں سے بھاگ گئی۔ اور وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہوا، پلٹ کر دوبارہ سجاتا کے برابر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس طرح تم بالکل اچانک ہی میری زندگی میں آئے۔ اس دن یونیورسٹی میں جس وقت میں سبین کے جھوٹ پر بہت غصے میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے کانوں میں تمہاری بہت دھیمی سی آواز پڑی۔ تم خود سے ہم کلام تھی اور کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں تمہاری پوری بات تو نہیں سن سکا، مگر تھوڑی بہت میری سمجھ میں آ گیا تھا، جسے مجھے اندازہ ہوا کہ تم بھی سبین کی اداؤں سے تنگ آ گئی ہو اور اس کے نخرے تم پر بھی گزر رہے ہیں۔ میرا دھیان سبین کی طرف کم اور تمہاری طرف زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ تمہیں کسی غرض سے لائی ہے تو میں بالکل شاکڈ رہ گیا۔ مجھے سبین کی جرت پر حیرت ہوئی کہ کسی طرح بیٹھے بٹھائے میری زندگی کا فیصلہ لمحوں میں کر گئی۔ اس دن بھی میں نے ضبط سے کام لیا، اس کو آرام سے سمجھایا، مگر جب وہ اپنی بات پر بضد رہی تو میں واپس لوٹنے لگا۔ تبھی میری نظر تم پر پڑی۔ تم ایک پیر ہلاتی ہوئی ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تم مجھے بہت معصوم اسکول گرل لگی تھی۔ بس میں نے ایک لمحے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سجاتا نے اچانک کچھ دیر بعد چادر ہٹا کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر دارین نے اس کے اچانک کھڑے ہونے پر احتجاجاً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھانا چاہا، مگر سجاتا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور غصے سے دارین کی طرف دیکھنے لگی۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب شروع ہوئی ہے۔ مسٹر دارین، بہت ہوگی آپ کی رام کہانی۔ نہ تو میں معصوم ہی، نہ ہی اسکول گرل جو آنکھ بند کر کے آپ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلوں۔ حد ہوتی ہے جھوٹ کی۔ کسی لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہوئے شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں گی؟ آج آپ کو معلوم ہوا ہے کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں تو آپ نے مجھے وقت گزاری کا ذریعہ بنانے کی پوری کوشش کر ڈالی۔ کل تک ہماری شادی ایک ایگریمنٹ تھی اور آج آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کی دلی خواہش تھی، مگر ایسی ہی بات تھی تو آج ہماری شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ آج تک آپ خاموش کیوں رہیں؟ کیا اس انتظار میں کہ میں کب ہارتی ہوں اور کب آپ کے قدموں میں گر کر محبت کی بھیک مانگتی ہوں؟ آپ سے محبت ضرور کی ہے میں نے، مگر نہ تو میں اپنی زبان سے مکروں گی اور نہ ہی سبین کی امانت میں خیانت کروں گی۔ وہ آگے بھی بولنا چاہ رہی تھی، مگر دارین کا زناٹے دار چانٹا اسے خاموش کروا گیا۔ سجاتا اپنے گال پر ہاتھ رکھے 2 قدم پیچھے ہٹی اور دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ سجاتا، اگر ایک لفظ بھی مزید تمہارے منہ سے نکلا تو یاد رکھنا، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے کیا سمجھا ہے مجھے؟ شوہر ہوں تمہارا، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ تم بس دیکھتی رہ جاؤ گی، مگر میں ان مردوں میں سے نہیں جو زن مرید ہوتے ہیں اور نہ ہی ان مردوں میں سے ہوں جو عورت کو کھلونا سمجھتے ہیں۔ میں اگر آج تک خاموش رہا تو اس لیے کہ میں تمہیں تمہاری رضا سے ہی حاصل کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی مجھے سبین کو تمہارے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے ثبوتوں کی بھی ضرورت تھی، مگر تم نے آج بہت غلط الفاظ کہے سجاتا۔ دکھ پہنچایا ہے تم نے مجھے اور بہت غلط سمجھا ہے مجھے تم نے۔ میں تمہاری ساری غلط فہمی جلد ہی دور کر دوں گا، بہت جلد۔ دارین غصے سے درست لہجے میں اسے انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ سجاتا وہی دیوار سے لگی ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بیٹھتی چلی گئی۔ سجاتا کے منہ سے اپنے لیے اتنے غلط الفاظ سن کر وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جس کی خاطر اتنی تگودو کر رہا تھا وہی اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ اسے اپنی سچائی اور ایمانداری پر بہت یقین تھا اور سب سے بڑھ کر اسے سجاتا پر بھروسہ ہو چلا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ سبین علی کو سجاتا کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ لانا چاہتا تھا تاکہ آئندہ زندگی میں سبین کوئی نیا گیم کھیلنے کی کوشش نہ کرے، مگر سجاتا نے وہ مقام آنے ہی نہیں دیا۔ اپنی بے خبری اور بدگمانی میں آج وہ اتنے مضبوط انسان کو ٹائم پاس اور دھوکے باز بنا گئی تھی۔ سجاتا کے الفاظ سے اسے دکھ تو بہت ہوا، مگر اب وہ اپنے فیصلے میں اور مضبوط ہو گیا تھا۔ اس سے یہ الفاظ اور الزام برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ وہ جلد سے جلد اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ ممی، ہم لوگ ہنی مون کے لیے لندن جانا چاہتے ہیں۔ دارین نے صبح ناشتے کے وقت سب کو اکٹھا دیکھ کر بات چھیڑی۔ دارین کی بات پر سجاتا کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے بہت گھبرا کر دارین کو دیکھا، مگر وہاں گہری سنجیدگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے بیٹا تم نے۔ سجاتا کی بھی آج کل طبیعت کچھ اچھی نہیں، ذرا ماحول اور آب و ہوا تبدیل ہوگی تو صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ ممی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پاپا نے فوراً اس کے فیصلے کو سراہتے ہوئے بخوشی اجازت دی۔ ممی، آپ کو خوشی نہیں ہوئی میرے فیصلے پر؟ دارین نے ماں کو سنجیدہ دیکھ کر پوچھا۔ مجھے تمہارے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں خوش بھی نہیں ہوں، کیونکہ سجاتا کے معاملے میں تمہاری لاپرواہی دیکھ چکی ہوں اور اس کا نتیجہ بھی سامنے ہی ہے۔ اب میں مزید کوئی لاپرواہی نہیں دیکھنا چاہتی۔
सुजाता खामोशी से नाश्ता करते हुए इन सब की गुफ्तगू सुन रही थी, जबकि मरियम भाभी कभी सुजाता को तो कभी दारेन को देखे जा रही थी और हालात को समझने की कोशिश कर रही थी। कम ऑन मॉम, अब बिला वजह ही मुझसे बदगुमान है। अब मैं अगर बाहर जाकर काम में बिजी रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे भी बीमारी पूछ कर नहीं आती। मैं अगर यहाँ होता भी तो क्या कर लेता? आपने जब कॉल की तो मैं सब छोड़ छाड़ कर फ़ौरन आ भी तो गया, मगर फिर भी आप मुझे गलत समझ रही हैं। दारेन ने हफ्गी से लंबी वजाहत दी और मम्मी उसे बस घूर कर रह गई। मम्मी, सुजाता से तो पूछ लें, कहीं इसकी पढ़ाई का हर्ज ना हो। मरियम भाभी ने दारेन और सुजाता को एक दूसरे से बिल्कुल लाताल्लुक बने देखकर फ़ौरन सबकी तवज्जो सुजाता की तरफ करवाई। उन्हें कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था कि उनके माबेन नाराज़गी है, इसलिए सुजाता को बोलने पर मजबूर किया ताकि सही तरह से उनके हालात और ताल्लुक का अंदाज़ा हो जाए। हाँ बेटा, तुम क्यों खामोश बैठी हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, पापा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा। नहीं पापा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ठीक हूँ। सुजाता ने मुस्कुराकर उन्हें मुतमिन किया, मगर खुद ही दिल दिल में दारेन को कोसने लगी। वो जानती थी वो जानबूझकर लंदन जा रहा है ताकि खुलकर उससे बदला ले सके, लेकिन वो अगर खामोश रहती तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ती, क्योंकि दारेन ने उससे वादा किया था अपनी बेगुनाही साबित करने का, और वो जान गई थी अब दारेन अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। ठीक है दारेन, फिर तुम जल्द से जल्द जाने की तैयारी करो और अपनी मम्मी की फिक्र मत करो, ये ज़्यादा देर तुमसे नाराज़ नहीं रह सकती। पापा ने दारेन की परेशानी से मम्मी की तरफ देखते पाकर तसल्ली दी। सभी पापा की बात की तस्दीक के लिए मुस्कुराने लगे थे, जबकि मम्मी ने अपनी सारी तवज्जो बराबर में बैठे अली पर मसकूर कर दी। एक हफ्ते बाद की सीटें कंफर्म हुई थी दोनों की। सुजाता इस दौरान अपनी अम्मा और अब्बा से मिलकर आ चुकी थी। जाने से पहले वो बहुत उदास और फिक्रमंद थी। उसे नहीं मालूम था अब आगे क्या होने वाला है। उसने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था और ख़ुद को मुतमिन रखने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि दारेन किसी भी तरह उसे मजबूर और बेबस समझकर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी करे। इस पूरे हफ्ते दोनों सबके सामने बहुत खुशी का इजहार करते रहे, मगर अकेले में दोनों ही अपने आप में गुम और एक दूसरे से यकसर अनजान बने रहते। ना तो सुजाता दारेन से बात करने को तैयार थी और ना ही दारेन सुजाता को मुखातिब करता था। जिस दिन उनकी फ़्लाइट थी उस दिन सुजाता सुबह से कई बार वक्फे वक्फे से रो चुकी थी। जैसे जैसे रवानगी का वक्त करीब आ रहा था, सुजाता की घबराहट बढ़ती जा रही थी। एयरपोर्ट वो सबसे गले मिलकर इस तरह देख रही थी जैसे अब यहाँ वापस आने का ज़रा भी यकीन न हो। सुजाता, ज़िंदगी बहुत छोटी है और इसमें खुशियों की उम्र इससे भी छोटी। कोशिश करना कि छोटी से छोटी खुशी अपनी मुट्ठी में बंद कर लो और मोहब्बत से सब कुछ जीत लो। मरियम भाभी ने गले लगाते हुए ताकीद की। सुजाता उनकी जुबानी बात का मतलब समझकर सर झुका गई। वो पहली बार जहाज़ में बैठी थी। दिल रह रह कर धड़क रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था, मगर वो दारेन से कहकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। जहाज़ ने जैसे ही फ्लाई किया, सुजाता ने खौफ की वजह से दारेन का बाजू थाम लिया और आंखें बंद करके जल्दी जल्दी कुछ पढ़ने लगी। उसकी इस हरकत पर दारेन के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। फिर उसने आहिस्ता से अपने हाथ पर रखकर उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। पूरे सफ़र में सुजाता बहुत डरी हुई और बेचैन सी रही और दारेन वक्फे वक्फे से उस पर नज़र डाल रहा था। आज बहुत दिनों के बाद दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा था, वरना इस दिन झगड़े के बाद से दोनों ही एक दूसरे को नज़रअंदाज कर रहे थे। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर ठंडी यख बस्ता हवा ने उनका इस्तकबाल किया। इस वक्त सुबह के 10 बजे थे, मगर पूरा शहर बादलों से ढका हुआ था। शाम का समा पेश कर रहा था और पूरा शहर रंग बिरंगी लाइट से जगमग कर रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग रेनकोट में नजर आ रहे थे। हर तरफ सुकून ही सुकून था। साफ़ सुथरी सड़कें और इधर से उधर जाते खुशनुमा और पुरसुकून चेहरे। दारेन मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, जबकि सुजाता लंदन शहर की खूबसूरती में गुम उसे देखने की चाह में आगे बढ़ती जा रही थी। दारेन ने मोबाइल बंद करके जैसे ही सुजाता की नजर तलाश में नज़र दौड़ाई, सामने का मंजर देखकर वो तेज़ी से सुजाता की तरफ दौड़ा और हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब तेज़ी से खींचा। बस एक लम्हे की देर आज उसे उस दुनिया से दूर कर देती। सुजाता इस अवताद पर टकर टकर दारेन की शक्ल देखी जा रही थी, जो फूली सांसों से दूर जाती हुई कार को देख रहा था। कार के मोड़ मुड़ते ही वो सुजाता की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो परेशान सी उसके बाजुओं के घेरे में खड़ी थी। क्या हुआ? सुजाता ने उसे यूं मुतफक्कर सा अपनी जानिब देखते पाकर पूछा। दारेन ने नफ़ी में सर हिलाते हुए यूं ही उसे अपने साथ लगाए आगे कदम बढ़ा दिया। 15 मिनट के सफ़र के बाद दोनों एक खूबसूरत से कॉटेज में बैठे थे। सुजाता तो जब से यहाँ आई थी, यहाँ कदम कदम पर फैली खूबसूरती को देखकर हैरान थी। भला इतनी खूबसूरती अपने शहर में कहाँ थी, या शायद उसने भी पूरा शहर देखने की कोशिश ही नहीं की थी। वह दारेन का ख्याल किए बगैर कॉटेज की एक एक चीज़ देख रही थी। दारेन उसकी कैफियत समझ रहा था, इसलिए उसे टोके बगैर कॉफ़ी बनाने चला गया। थोड़ी देर के बाद वो 2 कप कॉफ़ी के साथ हाजिर था। सुजाता, बाकी चीज़ें बाद में देख लेना, अभी ये कॉफ़ी पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। दारेन को उसे टोकना ही पड़ा। सुजाता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो बिल्कुल नॉर्मल लहजे में उससे मुखातिब था। कहीं किसी नाराज़गी या गुस्से का शाइबा तक न था। वो खामोशी से कुछ शर्मिंदा सी कॉफ़ी लेकर
सामने रखे सोफे पर टिक गई। कुछ देर बाद दोनों ही खामोशी से काफ़ी पीते रहे। फिर दारियन ने ही इस खामोशी को तोड़ा। बहुत खूबसूरत है ये शहर, आज तो थकन हो गई है, कल से देखेंगे। सुजाता खामोशी से सर झुकाकर रह गई। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद ना सिर्फ ये शहर दिखाना है, बल्कि सबीन से तुम्हारी मुलाकात भी करवानी है और खुद पर लगे तमाम इल्ज़ामात को झूठा साबित करना है। सुजाता ने चौंक कर सर उठाया और दारियन के पुष्ट को देखा, जो काफ़ी का मग टेबल पर रखकर ग्लास विंडो से बाहर हल्की फुहार को देखते हुए बहुत संजीदा लग रहा था। मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझ पर एतमाद नहीं करती। यकीनन तुमने यहाँ आने का मकसद किसी बदले या इंतकाम को लिया होगा, वो हनूस बाहर देखते हुए बोला। सुजाता के लिए इस वक्त दारिन की सोच को पढ़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो उसके चेहरे को देखने से कासर थी। और इसके बाद तुम जो चाहोगी वही होगा। मेरे लिए कल भी तुम्हारी रज़ा अहम थी और आज भी अहम है, मगर एक बात जहन में रखो कि तुम्हारा फैसला जो भी हो, लेकिन अलहदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें भी कभी आज़ाद नहीं करूँगा। हाँ, मेरे मरने के बाद तुम बिल्कुल आज़ाद होगी। सुजाता ने अपने मुंह पर हाथ रखकर वो मुश्किल खुद को कुछ कहने से बाज रखा। दारिन आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कुछ देर के लिए उसके सामने रुका और फिर अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके जाते ही सुजाता ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की और फिर खुद भी अपने रूम में चली गई। दारिन की बातों से उसे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि उस दिन की बात भूला नहीं है। अभी भी उस गम गुस्से की कैफियत में है, मगर अब उसने अपने गम गुस्से पर खामोशी की दबीज तह चढ़ाई थी। दारिन की बातें सुनकर वो दिल ही दिल में डर गई थी और जुज़बुज़ हो रही थी और उसकी अपनी क्या सही क्या सराई पर और हैरान थी, ये सोच कर कि वो कैसे उसकी सोच को पढ़ लेता है। शायद उसका तज्ज़िया गहरा है, या शायद वही बहुत आसान है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। वो गहरी नींद में थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। पहले तो वो ख्वाब समझी, मगर मुसलसल दस्तक पर उसने आंखें खोली तो कुछ देर समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर याद आया तो जल्दी से उठकर दोबारा दुरुस्त किया और दरवाज़ा खोल कर देखा। सामने दारिन परेशान सा खड़ा था। आर यू ऑल राइट? मैं कब से दरवाज़ा बजा रहा हूँ। जी ठीक हूँ, शायद थक गई थी इसलिए गहरी नींद सो गई, सुजाता ने वजाहत दी। दारिन ने बगौर से देखा, थोड़े उलझे हुए बाल और आंखों में नींद का खुमार लिए, दुपट्टा शानों पर डाले खामोश सी खड़ी। जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर कुछ खाने बाहर चलते हैं। सुजाता सरस बात में हिलाकर वापस पलटी और मिनट कुछ 10 मिनट के बाद रेड कलर की प्लेन साड़ी पर ऑफ वाइट छाल लिए लाइट मेकअप में बाहर है। दारिन बाहर गाड़ी निकाले उसका इंतजार कर रहा था। तो सुजाता को जो आते देखा तो नज़र हटाना भूल गया। रेड कलर में उसकी रंगत खिली जा रही थी और इसके चेहरे पर मासूमियत और संजीदगी का इम्तजाज चेहरे को मजीद दिलकश बना रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। दारिन ने लंबी सांस खींचकर गियर लगाया और गाड़ी बाहर रोड पर डाल दी। दारिन बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए बैठा था, मगर उसे अपनी नज़रों पर इख्तियार नहीं रहा था, जो बार बार झुककर सुजाता के सरापे पर अटक रही थी। सुजाता बज़ाहिर दारिन से बिल्कुल बेनियाज बाहर के नज़ारों में गुम थी, मगर उसका मुकम्मल ध्यान दारिन की तरफ था। वो उसकी नज़रों से उलझन महसूस कर रही थी। दारिन उसके चेहरे पर भरती हुई गुलाबियों में अटक कर रह गया। होटल की पार्किंग एरिया में कार पार्क करके दोनों खतरे तनहा गोशे में आ बैठे। क्या हुआ? तुम कल से इतनी खामोश क्यों हो? क्या मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा? सुजाता नफ़ी में सर हिला गई। ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे भी जब ज़िंदगी गुजारनी ही आपके इशारों पर है तो फिर अच्छा क्या और बुरा क्या? वो टेबल पर उंगली से आरी तिरी लकीरें बनाती हुई बहुत लाचार और मजबूर लग रही थी, जैसे खुद को मुकम्मल तौर पर हालात के सुपुर्द कर दिया हो। दारिन उसे देख कर रह गया, जो हर बार अनजाने में उस पर कारी वार किया करती थी। इस वक्त भी वो उसे खामोश करवा गई थी। सुजाता, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम कभी किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम में खुशी देने का या अपने जज्बात को बांटने का, किसी के साथ शेयर करने का जज्बा ही नहीं है। तुम्हें अगर मुझसे ज़रा भी मोहब्बत होती तो तुम मुझसे यूं बेखबर ना होती, मुझसे दायमी जुदाई नहीं मांगती। सुजाता की हरकत करते हुए हाथ एक लम्हे को साकित हुए। उसने पलके उठाकर दारिन को देखा, जिसकी आंखों में उसका अक्स बहुत वाज़ेह था। वो दानिस्ता नज़र चुराकर बाहर देखने लगी। दारिन ने वेटर को ऑर्डर दिया और कुछ देर तक सुजाता के जवाब का मुंतज़िर रहा, मगर उसे लाताल्लुक़ देखकर खुद भी खामोशी से खाना सर्व करने लगा, जो वेटर अभी भी लगा कर गया था। वापसी पर दोनों ही खामोश रहे। दूसरे दिन दारिन सुजाता को लेकर सबीन के फ्लैट में पहुंच गया। दरवाज़ा सबीन ने ही खोला था। सुजाता उसे शॉर्ट स्कर्ट और गहरे गले की शर्ट में देखकर नज़रें चुरा गई, जबकि सबीन अचानक इन दोनों को सामने देखकर बुरी तरह घबरा गई। हेलो, क्या अंदर आने की इजाज़त नहीं दोगी? दारिन ने उसे दरवाजे में ही आस्तादा देखकर कहा। हाँ हाँ, आओ ना, तुम लोग बाहर ही खड़े हो। सबीर ने दरवाजे से हटकर उन्हें जगह दी। अंदर कदम रखते ही सुजाता को बुरी तरह खांसी शुरू हो गई। पूरा फ्लैट स्मोकिंग की ज्यादती की वजह से धुआं धुआं हो रहा था। दारिन ने सबीन को पानी का कहा और खुद भरकर खिड़की खोल दी। वो समझ गया था कि सुजाता को स्मोकिंग से एलर्जी है। तुम लोग यहाँ कैसे आए? मुझे बता तो दिया होता। और सुजाता, तुम सुनाओ कैसी हो? सबीर ने मुँह मुश्किल मुस्कुराते हुए सुजाता की तरफ रुख किया, जो अब भी मुँह पर हाथ रखे बैठी थी।
इनका क्या पूछती हो? अपनी सुनाओ, क्या हो रहा है आजकल? पढ़ाई हो रही है या ऐश? दारिन ने कमरे में फैली स्मोकिंग की तरफ इशारा करते हुए हल्का सा तंज किया। दानी, तुम बिल्कुल नहीं बदले। ऑफ कोर्स मैं पढ़ने ही आई हूँ तो पढ़ाई ही करूँगी। सबीन खुद को संभाल चुकी थी, इसलिए पुराने मूड में आते हुए एक अदा से कहा, हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं बदला, वैसा ही हूँ, पर तुम बहुत बदल गई हो। दाराइन ने उसकी ड्रेसिंग की तरफ इशारा किया। सबीन ने उसका इशारा समझकर बेनियाजी से हंसने लगी। भाई वो मकूला तो सुना होगा, तुमने जैसा देश वैसा भेस। सजादा उनकी जुबानी गुफ्तगू पर दारिन को और कभी सबीन को देख रही थी। हाँ ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने, भला भेस बदलते देर ही कितनी लगती है। दारिन ने फिर से सबीन पर लतीफ़ सा तंज किया। और सुनाओ क्या हो रहा है यहाँ जो इस कदर धुआं भरा हुआ है फ्लैट में? दारिन अब संजीदगी से असल मौजू की तरफ आ रहा था। उसके सवाल पर सबीन फीकी सी हंसी हंसने लगी। कुछ खास नहीं, बस आज कुछ पकाने का मूड था, पर तुम तो जानते हो मुझे कुछ बनाना तो आता नहीं, इसलिए इस कोशिश में सारा फ्लैट धुएं से भर गया। दारिन सबीन की झूठी वजाहत पर तंज से हटा। इस वक्त रूम में फैले धुएं की खुशबू से कोई बच्चा भी बता सकता था यहाँ कुछ देर पहले कसरत से सिगरेट पी गई है। दारिन ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाते हुए नया सवाल किया। तो फिर क्या बनाया? सभी ने उसके पैदर पे सवालों पर अब वाकई गड़बड़ा गई थी। लहजा उसने हेल्प के लिए सुजाता को देखा। सुजाता खफकीसी से दारिन को देखने लगी, मगर दारिन पर उसकी खफगी का मुतलक असर नहीं हुआ। कुछ दिन पहले मेरी हामिद मलिक से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। लगता है काफ़ी गहरी जान पहचान रह चुकी है तुम दोनों की। सबीन दारिन के मुंह से हामिद मलिक का नाम सुनकर करंट खा के उछली और जल्दी से इन दोनों की तरफ से रुख मोड़ गई। दारिन ने एक नज़र सुजाता को देखा, जो खामोशी से कभी सबीन को और कभी उसे देख रही थी। कौन कौन हामिद मलिक? मैं किसी हामिद को नहीं जानती, तुम्हें शायद नाम सुनने में गलती हो गई होगी। सबीन ने एक बार फिर अपना झूठ छुपाने की नाकाम कोशिश की। हाँ ठीक कहा तुमने, मैंने शायद नाम गलत सुना हो। पर ये दारिन दारिन ने कोट की जेब से एक लिफाफा निकालकर उसके सामने रखी टेबल पर फेंका। ये तो झूठी नहीं है, ये तस्वीरें भी गलत है और इनमें तुम्हारा चेहरा भी नकली है। दारिन अब शदीद गुस्से में आ चुका था। सबीन मुंह खोले तस्वीरों को लिफाफा से निकाल कर देख रही थी। जैसे जैसे तस्वीरें देखती जा रही थी उसके चेहरे की रंगत उड़ती जा रही थी। और सबीन से ज़्यादा शौक तो सुजाता थी, जो मुंह पर हाथ रखे धुंधलाई आंखों से सबीन को दुल्हन बनी देख रही थी। हर अंदाज और हर तस्वीर में उसका चेहरा बहुत वाज़ेह था। एक जगह हंसती हुई हाथ हामिद मलिक के कंधे के साथ लगी, तो कहीं अपने पापा के साथ लगी रोती हुई। जब तुम्हें सच मालूम हो ही गया है तो अब यहाँ क्या लेने आए हो? सबीन ने एकदम पैंतरा बदला और दारिन को घूरती हुई दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। हाँ चिल्लाओ मत, नज़रें नीचे रख कर बात करो, क्योंकि मुजरिम सर उठाकर चिल्लाते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दारिन ने हाथ उठाकर उसे सख्ती से टोका। शट अप एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। अब वो खुलकर अपने असल रूप में आ चुकी थी। हर किस्म की इज़्ज़त और एहतराम और तमाम आदाब भुलाए चिल्लाने लगी। मैंने कहा ना, आवाज़ नीचे रख कर बात करो, वरना मुझे आवाज़ बंद करना भी आती है। दारिन ने गुस्से से उससे ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाया। सुजाता कामते दिल के साथ ये सारा तमाशा देख रही थी। व्हाट, हाउ डेयर यू मिस्टर दारिन, मुझे धमकी दोगे तुम? सबीन अली को अभी एक कॉल करूंगी तो तुम और तुम्हारी ये नाम नेहाद बीवी सारी उम्र सलाहों के पीछे चक्की पीसते गुजार देंगे। दारिन ने गुस्से से बेकाबू होकर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही एक ज़ोरदार चमाचा उसके मुंह पर मारा। सबीन इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। सुजाता का नाम अपनी गंदी जुबान पर भी मत लाना, तुम जगह जगह घूमने वाली, तुम क्या जानो एक इज़्ज़तदार औरत का नाम कैसे लिया जाता है? दारिन के जवाब पर वो बिल्कुल बेकाबू हुई। हाँ इज़्ज़तदार बीवी और इज़्ज़तदार औरत, कितने पैसे मिले हैं तुम्हें इज़्ज़तदार औरत का रोल करने पर? सबीन तैश में बिल्कुल अपने हवासों में नहीं रही थी। पागलों की तरह हंसते हुए सुजाता की तरफ अपना रुख किया। सुजाता सबीन के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर बिल्कुल सुन हो गई, बल्कि झपकाए बगैर उसे देखेगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये वही सबीन है जो उसकी खुशामद करके इसे इस मकाम तक लाई थी। दारिन ने एक बार फिर सबीन की तरफ भरा, मगर सुजाता ने एकदम होश में आकर दारिन का बाजू पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, दारिन ने गुस्से से सुजाता पर धाड़ा। नहीं दारिन प्लीज़, ये सब मत करें, वापस चलें प्लीज़। सुजाता ने उसके गुस्से की परवाह किए बगैर उसे बाहर की तरफ घसीटा। सबीन ने इन दोनों को बहस में उलझा देखा तो जल्दी से करीब पड़ा गुलदान उठाकर दारिन की तरफ फेंका, मगर सुजाता के बीच में आने पर वो सीधा जाकर सुजाता के सर पर लगा और वो एक चीख के साथ नीचे गिरती कि दारिन ने उसे संभाल लिया। सबीन तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। दारिन ने एक नज़र सबीन को देखा और उसके पीछे जाने की कोशिश की, मगर सुजाता ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। आपको मेरी कसम, चले यहाँ से। सुजाता ने वो मुश्किल खुद को कंट्रोल किया हुआ था, वरना सर में अचानक चोट से शदीद तकलीफ हो रही थी। दारिन ने सुजाता के सर से खून बहता देखा तो सबीन को भूलकर जल्दी जल्दी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया। सुजाता की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। वो दारिन के चले जाने के ख्याल से वो मुश्किल आंखें खोले हुए थी। दारिन ने उसे जल्दी
उसे गाड़ी में बिठाया और फिर खुद भी गाड़ी संभाल कर फुल स्पीड पर छोड़ दी। दारिन ने उसकी बैंडेज करवा कर वापस कॉटेज में आ गया और जब से मुस्तकिल गुस्से में टहल रहा था। सुजाता सर झुकाए रोए जा रही थी। उसे शर्मिंदगी इस कदर थी, सर उठाया नहीं जा रहा था। वो सारे से किस्से का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। बहुत शौक था तुम्हें सच जानने का, अपने दोस्त से मिलने का, तो देख लिया अंजाम। एक सेकंड में उसने तुम्हें क्या से क्या बना दिया और तुम फिर भी खामोशी से तमाशा देखती रही। और हाँ तो यह है कि उसे जाने का पूरा पूरा मौका दिया। मेरे सामने तो बहुत ज़ुबान चलती है तुम्हारी, बहुत तंज करती हो। अब क्या हो गया है, खामोश क्यों बैठी हो? अभी भी देख लो, अगर कोई कसर रह गई हो तो बता दो, वो भी कर दूंगा मैं। दारिन सारा गुस्सा अब सुजाता पर निकाल रहा था, जो अब मजीद शिद्दत से रोने लगी। अब रो ही रही हो, सब कुछ तुम्हारी हस्ब मंशा ही तो हुआ है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी दोस्त बहुत निडर है, बहुत बहादुर है, इतनी कि अपने ही हाथों से अपनी दोस्त का कत्ल भी कर सकती है। दारिन उसके रोने पर चिढ़कर मजीद ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। सुजाता रहमान, आप जो ये समझती हैं कि जैसा जैसा आप सोचेंगी वैसा ही होगा, आपकी तरह हर इंसान अपनी मोहब्बत की, अपने वादे को वफा करने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर अजीम बनने की कोशिश करेगा, तो सरासर आपकी भूल है। सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए यकीन महकम का होना बहुत ज़रूरी है, जो तुम्हारे पास नहीं है। ना तुम्हें सबीन पर यकीन था, ना ही मुझ पर, और ना तुम ये भी जानती थी कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच है, पर तुमने जानबूझकर आंखें बंद कर ली और भागती रही सच से, और भागती रही मुझसे, मेरी मोहब्बत से। तुम जानती थी समीर अली गलत है, फिर भी तुमने उसे गलत नहीं किया, क्योंकि तुम्हें डर था अगर तुम ये सच कह दोगी तो एक और भी कहना पड़ेगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरे बगैर नहीं रह सकती। मगर तुमने अपने साथ साथ मुझे भी अजियत में मुब्तला रखा। दारिन थक कर उसके सामने ही चेयर रख कर बैठ गया। कुछ देर तक खामोश फिजा में सुजाता की हिचकियों की आवाज़ गूंजती रही। कम अज़ कम अपनी मोहब्बत पर तो यकीन किया होता। कहते हैं जब इस इंसान से मोहब्बत होती है उसके कदमों की पहचान भी हो जाती है और उसकी सोच पढ़ लेता है इंसान। तुमने वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं की, तुम आदी हो गई थी मेरे वजूद की, जब भी मेरी गैर मौजूदगी पर बीमार पड़ गई। सुजाता ने एक झटके से सर उठाया और काटदार नज़रों से दारिन को देखने लगी। वो भी इस वक्त उसे ही देख रहा था। इल्ज़ाम मत लगाए मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर। अगर मैंने यकीन नहीं किया आप पर, तो आपने कब को यकीन का जुगनू मेरे हाथ में थमा दिया था, और कब को लफ्ज़ ऐसा कहा था कि मैं खुश फहम हो जाती और सारी बदगुमानी और अजनबियत ख़त्म करके आपका हाथ थाम लेती। हमेशा आपने मुझे आंखें बंद करने पर मजबूर किया। सबीन से आपकी बात हुई थी, पर मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। फिर जो कुछ आपको सबीन के बारे में मालूम हुआ, आपने कभी मुझे उसकी हवा नहीं लगने दी। झूठ मत बोलो, मैंने इस्लामाबाद से आकर तुम्हें पूरी बात बताने की कोशिश की थी, मगर तुमने सुनी ही नहीं, बल्कि उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। दारिन ने दरमियान में उसे टोका। हाँ तो क्या गलत किया, इतने अरसे तक ये जानते हुए भी कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, आपकी तरफ से किसी फैसले की मुंतज़िर हूँ। आप मेरी बेबसी का तमाशा देखते रहे और इस्लामाबाद जाते हुए भी मुझसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा, ये जानते हुए भी कि मैं इस दिन 2 बार घर पर कॉल कर चुकी थी सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए। आप तमाशा देखते रहे और ये इंतज़ार करते रहे कब मैं खुद आगे बढ़कर इजहार करूँ। इस्लामाबाद जाकर बैठ गए और जब मालूम हो गया अपनी कामयाबी का, तो भागे चले आए सफाइयाँ देने और ख़ुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। अगर सबीन ने मेरे साथ धोखा किया है तो आपने कौन सी वफा की है? इतने से अरसे में भी मुझे ये नहीं बताया कि मैं इंतज़ार के पुलिस रात से उतर जाऊं और एक खौफ मुतसलसल से बाहर निकल आऊँ। दारिन होंठ भेजे मुजरों की मुँह की तरह सर झुकाए सब सुनता रहा। क्या ये ज़रूरी है कि तुम मेरी हर सोच, हर दावे को गलत साबित करो? दारिन ने पहले भी एक बार पूछा हुआ सवाल आज एक बार फिर दोहराया। सुजाता ने सो सो करते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। हाँ ज़रूरी है, जब आप गलत सोचें और इसे दावे के साथ मेरे सामने पेश करें तो मैं उसे गलत साबित कर दूं। सुजाता ने तपे हुए अंदाज में दूबदू जवाब दिया। दारिन ने ठंडी सांस खींचकर बालों में हाथ फंसाए और चेयर के साथ टेक लगाकर छत की तरफ देखा। सुजाता साइड से निकलकर अपने कमरे में चली गई। दारिन ने जरा सी गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर बुड़बुड़ाने लगा। अंगूर खट्टे हैं दारिन, मुस्तफ़ा, दाल इतनी जल्दी नहीं गलने वाली। और फिर खुद भी एक जस्ट में चेयर से खड़ा होकर अपने रूम में आ गया। आधे घंटे के बाद ब्लू पैंट और ब्लैक शर्ट पर ब्लैक जैकेट पहने बाहर निकला तो मौसम अरबड़ आलूद देखकर वापस अंदर आया और सुजाता के कमरे को नॉक करके अंदर आ गया। वो भी कपड़े चेंज करके लेटी हुई थी और एक बाजू आंखों पर रखे दारिन को अंदर आते देख चुकी थी। वो भी जाकर सीधा उसके सर पर खड़ा हो गया। यार अब नाराज़गी छोड़ो, फिर कभी लड़ लेना, ज़िंदगी पड़ी है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दारिन ने आंखों पर से बाजू हटाते हुए कहा। सुजाता ने गुस्से से उसका हाथ झटका और करवट लेकर चादर सर तक तान ली। सुजाता, अगर 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर बाहर नहीं आई तो याद रखना ऐसे ही उठा कर ले जाऊंगा। वो अपनी बात कहकर रुका नहीं, सीधा बाहर निकलता चला गया। सुजाता को लाचार उठना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद ही वो नेवी ब्लू कलर की मैक्सी पर ऑफ वाइट स्कार्फ बंदे फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। अगर घूरने से फुर्सत मिल गई हो आपको तो चलें। सुजाता ने चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ अदा किया। दारिन ने वो मुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई और गाड़ी स्टार्ट की। कहाँ जाना है? दारिन ने व्यू मिरर में पीछे देखते हुए सवाल किया।
میرے ابا و اجداد لندن سے ہی تو تھے، سجاتا نے چڑ کر جواب دیا، جس پر دارین کہا لگانے سے باز نہیں رہا۔ اوہ سوری یار، میں تو بھول ہی گیا کہ تم پہلی بار لندن آئی ہو۔ سجاتا اس کی بات کو نظر انداز کر کے باہر تیزی سے برستی ہوئی بارش کو دیکھنے لگی۔ دارین نے گاڑی میں ہیٹر آن کر کے گاڑی کی سپیڈ کم کر دی۔ پانی کی وجہ سے سڑکیں بہت چکنی ہو رہی تھیں۔ یہ زیادتی ہے سجاتا، مجھے اب اس خوبصورت موسم سے بھی جیلسی ہو رہی ہے۔ سجاتا نے حیرانگی سے گردن موڑ کے دارین کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے میں تمہاری مسکراہٹ سے جیلس ہوتا تھا، کیونکہ تمہاری ایک مسکراہٹ کے آگے میری پوری پرسنالٹی ڈاؤن پڑ جاتی ہے۔ دارین نے اس کی حیرانگی پر وضاحت دی۔ دارین کی بات پر خود بخود اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی، ساتھ ہی دارین کا نعرہ بھی۔ وہ مارا! سجاتا اب کھلکھلا کر ہنس دی۔ شکر ہے یار، مطلع صاف تو ہوا، اور ورنہ برسات نے آج سب کچھ جل تھل کر دیا تھا۔ دارین نے شوخی سے اس کے سندر روپ کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا، جس پر گاڑی ڈگمگا کر رہ گئی۔ دارین نے گھبرا کر جلدی سے اسٹیئرنگ کو گھما کر کار قابو میں کی۔ سجاتا مسکراتے ہوئے اتنے ویل ڈریس بندے کی بدحواسیاں ملاحظہ کر رہی تھی۔ اڑا لو مذاق جتنا اڑانا ہے، دارین نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ میں مذاق نہیں اڑا رہی، بلکہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ محبت اچھے خاصے انسان کو خبط الحواس بنا دیتی ہے۔ دارین بھی اب اس کے ساتھ مسکرانے لگا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، پھر یہ محبت بھی قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ ہم دونوں ہی بہت خوش قسمت ہے، کیونکہ ہم نے محبت کو نہیں ڈھونڈا، بلکہ تقدیر یہ تحفہ ہمارے لیے لائی ہے۔ دارین کی بات پر سجاتا نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ ہاں یہ تقدیر ہی تو ہے جو آپ کو مجھ تک لائی ہے اور مجھے آپ کو سونپا ہے۔ ہاں یار، پر ایک بات تو ماننی ہی پڑے گی کہ اس سارے قصے میں میں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ نہ وہ ہم دونوں کو ملا کر بیچ سے ہٹتی اور نہ ہی یہ محبت ہوتی۔ سبین کے نام پر سجاتا ایک بار پھر افسردہ ہوگی۔ اب منہ مت بناؤ، میں نے اس لیے سبین کا نام نہیں لیا۔ دارین نے مصنوعی خفگی سے اسے ڈانٹا۔ دارین ایک وعدہ کرے مجھ سے کہ آپ سبین سے کبھی کوئی بدلہ نہیں لیں گے، نہ کبھی اس بات کا تذکرہ کسی سے کریں گے، حتیٰ کہ پاپا سے بھی نہیں۔ سبین کی بے راہ روی ہی اس کے لیے ایک بڑی سزا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے اسے معاف کرنا، پر تم کہتی ہو تو آج کے بعد تم اس کا نام نہیں سنو گی۔ سجاتا مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ ایک اور وعدہ بھی کرے مجھ سے، سجاتا نے موقع دیکھ کر کہا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ آئندہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، نہ ہی بنا کسی بات کی تصدیق کے کوئی فیصلہ کریں گے۔ دارین نے گھور کر اسے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر جگمگاتی امید کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ سجاتا نے ہلکا پھلکا ہو کر دارین کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں اور بند پلکوں سے آنے والے دنوں کے خواب دیکھنے لگی۔ دارین بھی پرسکون ہو کر ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ اب کوئی مشکل اور کوئی پل صراط نہیں تھا، دور تک راستہ شفاف تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں یہ ناول بھی دوسرے ناول کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ نام دارین تھا یا دارین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔